सीजन 1 एपिसोड 1। एपिसोड शुरू होता है और एक आवाज हमें बताती है कि 21st सेंचुरी में एक जानलेवा वायरस की वजह से ह्यूमंस की पॉपुलेशन घटकर सिर्फ 20 लाख रह गई। जो ह्यूमंस वायरस को सरवाइव कर गए वो अंधे हो गए और अब प्रेजेंट में 21st सेंचुरी से कई सेंचुरी आगे लोग जंगलों में कबीलों और विलेजेस के रूप में रहते हैं और लोगों ने अपने अंधेपन के साथ जीना सीख लिया है। अब क्योंकि सभी अंधे हैं तो इसलिए कुछ लोगों के दूसरे सेंसेस सुपरनेचुरल लेवल तक एक्टिव हो गए हैं। जैसे कुछ लोगों को कई किलोमीटर दूर तक की चीजें स्मेल हो सकती हैं और इस तरीके के लोगों को स्कैंटियर कहते हैं। कुछ लोग कई किलोमीटर दूर तक लोगों को सुनकर ये बता सकते हैं कि लोगों की संख्या कितनी है और वो कितनी दूरी पर हैं और ऐसे लोगों को आयुरा कहा जाता है। कुछ आयुरा ये भी बता सकते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। कुछ इंसान ऐसे भी हैं जो लोगों के मन को पढ़कर उनकी फीलिंग्स को जानकर ये बता सकते हैं कि उनके अंदर गुस्सा है या किसी तरीके का लालच है या फिर वो किसी से नफरत करते हैं या नहीं। और इन्हीं कुछ स्पेशल लोगों में से एक पेरिस नाम की औरत भी है जो फ्यूचर देख सकती है। अब इस समय में देखने की इच्छा रखना या फिर उसके बारे में बात करना भी पाप माना जाता है, क्योंकि अब लोग मानते हैं कि उनके पूर्वजों के देखने की पावर की वजह से ही उनका विनाश हुआ था और पुराने इंसानों का जो ज्ञान था वो शैतानी ज्ञान था जो सब कुछ बर्बाद कर देगा। इस टाइम में लोग ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि उनके पूर्वजों ने यही बताया है। असल में वायरस से सर्वाइव करने के बाद लोगों ने अपनी आने वाली जनरेशन को ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि उन्हें पता था कि अब वो कभी देख नहीं पाएंगे और जब इंसान देख नहीं पाएगा तो वह किसी भी तरीके के वायरस को फिर से बना नहीं पाएगा। और अब इसी वजह से अगर कोई देखने वाला बच्चा पैदा भी होता है तो उसे मारने के लिए कोइन के विच हंटर की आर्मी उस बच्चे के पूरे गांव को जलाकर राख कर देती है और उन देखने वाले बच्चों के साथ साथ उस बच्चे के पूरे गांव को मिटा देती है। अब उस आवाज के इतना बताने के बाद एपिसोड शुरू होता है 21st सेंचुरी के कई सेंचुरी आगे से और लोकेशन होती है आज के पेंसिल्वेनिया का एलेगनी काउंटी। और अब इस टाइम पर पेंसिल्वेनिया को पयान किंगडम और एलेगनी को एल्कनी विलेज बोला जाता है। एल्कनी विलेज पयान किंगडम के बॉर्डर पर बना हुआ है और हकीकत में भी एलेगनी काउंटी पेंसिल्वेनिया के बॉर्डर पर ही है। अब हम देखते हैं कि एक तरफ तो अल्कनी विलेज में विलेज के सरदार बाबा बोस की पत्नी मागरा के 2 बच्चे होते हैं जिनमें से एक लड़का और एक लड़की होती है, लेकिन इनका पिता असल में बाबा बोस नहीं बल्कि एक देखने की शक्ति रखने वाला इंसान होता है जिसका नाम जेरामेराल होता है। असल में मागरा हाल ही में किसी अनजान जगह से एल्कनी विलेज में आई थी और जब मागरा एल्कनी विलेज में आई होती है तो वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी और क्योंकि बाबा बोस के पास कोई बच्चे नहीं थे तो इसलिए बाबा बोस ने मागरा से शादी करके उसे प्यार और प्रोटेक्शन देने का फैसला करा। और अब क्योंकि जेरामेराल देखने की शक्ति रखता था तो उसके बच्चे भी देखने की पावर रखते थे और क्योंकि इस टाइम पे देखने की पावर रखना शैतानी शक्ति माना जाता था तो इसलिए देखने की पावर रखने वाले बच्चों को भी शैतान की औलाद माना जाता था। और अब इसी वजह से जैसे ही ये बच्चे जन्म लेते हैं वैसे ही विच हंटर अल्कनी विलेज पर हमला कर देते हैं। विच हंटर को मार्गरा की लोकेशन और उसके बच्चे देख सकते हैं ये जानकारी अल्कनी विलेज के एक लड़के गैदर बख्श ने दी थी। उसने ऐसा इसलिए करा था क्योंकि जब बाबा बोस विलेज का मुखिया बना था तो बाबा बोस के मुखिया बनने को लेकर गैदर बख्श की माँ ने बगावत करी थी और फिर बगावत की वजह से ही गैदर बख्श की माँ को सजा के तौर पर जलाकर मार दिया था। गैदर बख्श की माँ बाबा बोस का विरोध इसलिए कर रही थी क्योंकि बाबा बोस भी अल्कनी विलेज में कहीं अनजान जगह से ही आया था और वो कभी भी अपने पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं बताता था। लेकिन क्योंकि बाबा बोस ने विलेज के लिए मेहनत करी थी, विलेज के लिए काफी सारा काम करा था तो इसलिए विलेज के लोगों ने बाबा बोस को अपना सरदार बना दिया था। और तब से लेकर अब तक गैदर बख्श अपनी माँ की मौत का बदला लेने के लिए अपनी मौसी जो कि उसकी लवर भी थी उसके साथ मिलकर सही समय का इंतजार कर रहा था और अब देखने वाले बच्चों की वजह से ही उसे वो मौका मिल गया था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि विच हंटर और एल्कनी के लोगों के बीच एक घमासान लड़ाई होती है, लेकिन क्योंकि विच हंटर नंबर में बहुत ज्यादा थे तो इसलिए फाइनली बाबा बोस चट्टान से बनी प्रोटेक्शन वॉल को यानी कि सुरक्षा दीवार को गिरा देता है। दीवार के गिरते ही विच हंटर चट्टानों के नीचे दबकर मर जाते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि आयुरा बताती है कि जितने विच हंटर्स को हमने मारा है वो तो नंबर में काफी कम थे और नदी के दूसरी तरफ विच हंटर की इससे कहीं ज्यादा बड़ी आर्मी खड़ी हुई है। आयुरा की बात सुनने के बाद बाबा बोस समझ जाता है कि विच हंटर जानते थे कि आखिर में जब एल्कनी विलेज विच हंटर्स से जीत नहीं पाएगा तो वो अपनी सबसे मजबूत दीवार को गिरा देगा और क्योंकि विच हंटर्स के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट दीवार ही थी जो कि गिर चुकी थी तो अब वो आगे बढ़ना शुरू करेंगे और वो जल्दी ही विलेज में पहुंच जाएंगे। और ये आइडिया भी उन्हें गैदर बख्श ने ही दिया था। अब विलेज में वापस आने के बाद एक तरफ तो बाबा बोस अपनी पत्नी और बच्चों से मिलने के लिए जाता है, वहीं दूसरी तरफ विलेज की पार्लियामेंट बाबा बोस के बिना ही ये फैसला कर लेती है कि वो अपने विलेज को बचाने के लिए मार्गरा और उसके बच्चों को विच हंटर्स को सौंप देंगे। और अब मार्गरा और उसके बच्चों को पकड़ने के लिए पूरा विलेज बाबा बोस के पास आ जाता है और अब बाबा बोस अपने खिलाफ होती बगावत को देखकर अपनी पत्नी और अपने बच्चों को बचाने के लिए विलेज वाले लोगों के खिलाफ खड़े होकर उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और अब बाबा बोस को ऐसा करता देख और उसकी हिम्मत को देख एल्कनी विलेज की आर्मी का क्वार्टर मास्टर आर्का आयुरा जिसका नाम इलवान था वो और विलेज की प्रीस्ट जिसका नाम द ड्रीमर था उसकी बेटी बोलायन जो कि एक शैडो थी वो भी बाबा बोस के सपोर्ट में आ जाती है। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि शैडो ऐसे इंसान को बोलते हैं जो बिना किसी को महसूस हुए उसके नजदीक रहकर उसकी जासूसी कर सके सीक्रेटली। और
एल्केनी विलेज में इस तरीके की सिर्फ एक ही लड़की है जिसका नाम बोलोयन है और उसका ये राज सिर्फ उसकी माँ जानती थी। अब जब विलेज आपस में बंटने लगता है और एक दूसरे को मारने के लिए तैयार खड़ा होता है, तभी वहाँ पर पेरिस आ जाती है जो सबको बताती है कि ध्यान से देखो, बारिश रुकने वाली है और विच हंटर्स ने आधा रास्ता पार कर लिया है। तो अगर किसी को लगता है कि वो बच्चों को विच हंटर्स को सौंपकर अपनी जान बचा लेगा तो वो गलत है, क्योंकि विच हंटर पूरे के पूरे गाँव को जलाकर राख कर देंगे और औरतों के रेप करेंगे। लेकिन हम यहाँ से निकल सकते हैं। खाई के पास एक ब्रिज बना हुआ है, हम उस ब्रिज की मदद से खाई को पार कर सकते हैं और अपनी जान बचा सकते हैं। पेरिस की बात सुनकर द ड्रीमर उससे बोलती है कि हम एल्केनीज यहाँ पर सदियों से रह रहे हैं, यहाँ पर हमने कोई ब्रिज नहीं देखा। द ड्रीमर की बात सुनकर पेरिस जवाब में बोलती है कि पहले नहीं था लेकिन अब वहाँ पर ब्रिज है, और अगर वहाँ पर ब्रिज नहीं भी हुआ तो भी अपना रेप करवाने से तो अच्छा है कि खाई में कूदकर जान दे दें। अब पेरिस की बात सुनकर पूरा विलेज खाई की तरफ बढ़ने लगता है। जब पूरा विलेज खाई की तरफ बढ़ रहा होता है तो रास्ते में बाओबोस पेरिस से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि खाई के पास कोई ब्रिज बना हुआ है। बाओबोस की बात सुनकर पेरिस जवाब में बोलती है कि तुम्हारे बच्चों का जो असली पिता है उसने मुझे ये रास्ता बताया था और उसी ने वो ब्रिज वहाँ पर बनाया है। अब इसके बाद पेरिस जेरामिराल के छोड़े गए निशानों को फॉलो करते हुए फाइनली ब्रिज तक पहुंच जाती है। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि सी की कहानी में डायरेक्शन बताने के लिए बजने वाली घंटी जैसी चीजों का इस्तेमाल होता है और इन घंटियों के साथ बांधी जाती है एक रस्सी जिसके अंदर गांठ लगी होती है। ये गांठ लगी रस्सियां पेपर पर लिखे हुए वर्ड्स की जगह पे इस्तेमाल की जाती हैं। आप इस कहानी के अंदर जहाँ भी मैसेज भेजने की बात सुनोगे वहाँ पर इसी तरीके की गांठ लगी हुई रस्सियों का इस्तेमाल होगा। अब एक तरफ तो पूरा विलेज खाई को पार करने के लिए ब्रिज को क्रॉस करने लगता है और इसी खाई को पार करने के चक्कर में विलेज के 2 लोग ब्रिज से फिसलकर नीचे गिर जाते हैं और उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ विच हंटर्स विलेज के अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन जब वो वहां पहुंचते हैं तब उन्हें वहां कोई नहीं दिखाई देता और अब विलेज खाली होने की वजह से विच हंटर्स का कमांडर तमाती जून गैदरबक्श को अपने पास बुलाता है और उस पर गुस्सा करते हुए से पूछता है कि तुमने तो कहा था कि लोग विलेज के अंदर ही होंगे, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं है, तो बताओ वो लोग कहाँ पर गए। गैदरबक्श तमाती जून की बात सुनकर उससे बोलता है कि अगर कोई विलेज के अंदर नहीं है तो सारे के सारे लोग खाई के पास गए होंगे, क्योंकि विलेज के लोगों के पास खाई में कूदने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। और अब जब तमाती जून और गैदरबक्श आपस में बात कर रहे होते हैं तभी तमाती जून के एक आदमी को 2 बच्चों की रोने की आवाज सुनाई दे जाती है। और अब जैसे ही तमाती जून को ये बात पता चलती है कि उसके एक साथी को 2 बच्चों की रोने की आवाज सुनाई दे रही है और ये आवाज खाई के पास से आ रही है, तो वैसे ही तमाती जून अपने विच हंटर्स के साथ ब्रिज के पास पहुंच जाता है। और अब ब्रिज के पास पहुंचने के बाद तमाती जून को बच्चों के रोने की आवाज फिर से सुनाई देने लगती है और अब यहाँ पर तमाती जून ये बात समझ जाता है कि यहाँ पर जरूर कोई ना कोई ब्रिज बना हुआ है। और अब क्योंकि गैदरबक्श ने ब्रिज के बारे में तमाती जून को नहीं बताया था, हालांकि उसे भी ये बात नहीं पता थी, लेकिन तमाती जून को लगता है कि गैदरबक्श ने उससे ये बात छुपाई थी, तो इस वजह से तमाती जून गैदरबक्श को डराते हुए धमकाते हुए उससे बोलता है कि तुमने मुझे ये बात तो नहीं बताई थी कि खाई के पास ब्रिज बना हुआ है। और अब जैसे ही गैदरबक्श को ये बात पता चलती है कि खाई के पास ब्रिज बना हुआ है, वैसे ही गैदरबक्श तमाती जून को कन्विंस करते हुए बोलता है कि मुझे भी नहीं पता था कि यहाँ पर कोई ब्रिज बना हुआ है, हम एल्केनीज यहाँ पर सदियों से रह रहे हैं लेकिन हमने यहाँ पर आज तक कोई ब्रिज नहीं देखा। और अब इसके बाद तमाती जून गैदरबक्श से बोलता है कि एक काम करो, पहले तुम ब्रिज क्रॉस करो, उसके बाद मैं और मेरे लोग आएंगे। तमाती जून ऐसा इसलिए बोलता है ताकि अगर ब्रिज कमजोर हुआ तो तमाती जून और उसके लोग मारे नहीं जाएंगे, सिर्फ गैदरबक्श मारा जाएगा। और अब जैसे ही गैदरबक्श ब्रिज पर चलना शुरू करता है वैसे ही बाओबोस ब्रिज की रस्सियों को काटने लगता है। रस्सियों को कटता देख गैदरबक्श अपनी पहचान बताते हुए रस्सियां ना काटने के लिए बोलता है। और अब जैसे ही बाओबोस को ये बात पता चलती है कि उसका एक साथी ब्रिज पर अभी भी है, तो वैसे ही वो ब्रिज को काटना बंद कर देता है। और अब जैसे ही गैदरबक्श ब्रिज को क्रॉस कर लेता है वैसे ही बाओबोस फाइनली ब्रिज को कट कर देता है। और अब ब्रिज के कट होते ही तमाती जून के हाथ से पूरा का पूरा विलेज निकल जाता है। और अब विलेज के हाथ से निकलने के बाद तमाती जून अपनी रानी क्वीन काने को ईगल की मदद से एक मैसेज भेजता है। इस मैसेज में तमाती जून बताता है कि जेरामिराल के बच्चों का जन्म हो चुका है और वो हमसे बचकर निकल गए हैं। और अब हम मैसेज देने वाले ईगल के साथ उड़ते हुए कंजुआ डैम तक पहुंच जाते हैं और यही कंजुआ डैम क्वीन सिबेत काने का महल होता है। कंजुआ डैम रियल के किंजुआ डैम का बिगड़ा हुआ नाम है। किंजुआ डैम रियल में एल्गनी रिवर पर बना हुआ है जो पेंसिल्वेनिया के वॉरेन काउंटी में है। अब यहाँ हम देखते हैं कि इतनी सदी बाद भी यह डैम बड़े अच्छे से चल रहा है और क्वीन एक म्यूजिक प्लेयर पर गाने सुनते हुए नहा रही है और कपड़े पहन रही है। अब यहाँ क्वीन तैयार होने के बाद अपने लोगों को बोलती है कि मुझे प्रेयर करनी है तो सब लोग इस रूम से बाहर चले जाओ। नौकरों के बाहर जाने के बाद हम देखते हैं कि क्वीन प्रेयर के नाम पर फिंगरिंग या फिर फीमेल मास्टरबेशन कर रही है और फिर आखिर में फिंगरिंग करने के बाद वो उन्हीं उंगलियों को चाटते हुए ऊपर की तरफ फूंक मारते हुए आमीन बोलती है। अब इस सीन से हमें ये बात पता चल जाती है कि क्वीन कुछ न कुछ बड़ा झोल कर रही है और वो अपनी जनता और अपने लोगों को बेवकूफ बना रही है। अब इसके बाद क्वीन के पास तमाती जून का मैसेज आता है और क्वीन इस मैसेज को पढ़ने के बाद अपनी रॉयल काउंसिल के पास जाती है और उन्हें भी ये मैसेज पढ़ाती है। और अब जैसे ही सब इस मैसेज को पढ़ लेते हैं तो उसके बाद क्वीन सबसे सलाह मांगती है और फिर काउंसिल के एक मेंबर फिजिशियन से पूछती है कि क्या जेरामिराल के बच्चों के अंदर भी शैतानी रोशनी की
शक्तियां होंगी। शैतानी रोशनी से यहाँ पर क्वीन का मतलब होता है देखने की पावर। फिजिशियन बोलता है कि मुझे नहीं पता, जेरेमिरेल सिर्फ एक इंसान था, वो हमारे यहाँ पर महल में खाना परोसने का काम करता था और उसने जो आपको आपकी शक्तियों के बारे में बताया वो सिर्फ एक कोशिश होगी अपनी रानी के करीब आने की। और हमें जेरेमिरेल पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि हमारे राज्य के अंदर मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, नदी की पवित्र शक्ति कमजोर पड़ रही है, लोग बोल रहे हैं कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर से कम हो रही है। तो मैं तो आपको ऐसे नाजुक हालातों में यही सलाह दूंगा कि हमें हमारे सभी ताकतवर सोल्जर्स को वापस बुला लेना चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि असल में क्वीन लोगों से झूठ बोल रही थी और ये कह रही थी कि नदी के पानी को उसकी पावर्स ने रोका हुआ है, जबकि असल में जेरेमिरेल ने क्वीन को डैम को कैसे यूज करा जाता है ये सिखाया था। और इसी वजह से क्वीन को ये बात पता थी कि जो वो कर रही है वो कोई भगवान की शक्ति नहीं बल्कि वो पुराने इंसानों की बनाई गई मशीन है। क्वीन डैम की मशीन को भगवान से बात करने का जरिया बताती थी और खुद को भगवान का भेजा गया दूध बोलती थी। और क्योंकि ये बात सच नहीं थी तो इसी वजह से क्वीन को इस बात का डर था कि शायद कभी फ्यूचर के अंदर जेरेमिरेल वापस आएगा और वो लोगों को सारी सच्चाई बताकर क्वीन को तख्त से गिरा देगा। और इसी वजह से क्वीन ने किंगडम के अंदर बिगड़ते हुए हालातों के बावजूद भी अपनी सेना को वापस बुलाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये समझा कि वो अपनी सेना को जेरेमिरेल की खोज में लगा दे ताकि उसकी सेना जेरेमिरेल को खत्म कर दे और क्वीन का राज हमेशा के लिए राज बनकर रह जाए। अब फिजिशियन की बात सुनकर क्वीन सबको झुकने के लिए बोलकर काउंसिल मेंबर जी को बोलती है कि जी तमाती जून को मैसेज भेजो और उससे कहो कि अब उसे जेरेमिरेल के साथ साथ उसके बच्चों को भी ढूंढना है और उन्हें मार देना है। अब एक तरफ तो ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ मागरा विलेज के लोगों को बता रही थी कि जेरेमिरेल के पास देखने की पावर है। उसने मुझे बताया है कि जिन्हें हम भगवान की हड्डियां समझकर उनके हथियार और टूल बना रहे हैं वो असल में भगवान की हड्डियां नहीं है और न ही उन्हें भगवान ने बनाया है। यहाँ बात हो रही है मेटल से बने हुए हथियारों की, लाइक जैसे रॉड या फिर कुछ भी पुराने इंसानों का बना हुआ कोई भी हथियार जो मेटल का बना हुआ हो जिससे हमला करा जा सके या जो काम में इस्तेमाल में लाया जा सके। वो आगे बोलती है कि उसने मुझे ये भी बताया है कि जिन समतल पहाड़ों को हम महसूस करते हैं वो इंसानों ने ही बनाए हैं, हमारे जैसे पुराने इंसानों ने जो देखने की अपवित्र शक्ति रखते थे। जेरेमिरेल ने मुझे बताया था कि अगर हम उसके दिखाए रास्ते पर गए तो हमें एक स्वर्ग जैसी जमीन मिलेगी जहाँ कोई नहीं आ पाएगा और वहाँ वो सब कुछ होगा जो हमें जीने के लिए और आराम से जिंदगी बिताने के लिए चाहिए होगा। अब यहाँ समतल पहाड़ों से मतलब है बिल्डिंग या फिर रोड। अब इतना बोलने के बाद सब उस रास्ते पर चलने लगते हैं जिस रास्ते के बारे में जेरेमिरेल ने पेरिस को बताया था। पेरिस जेरेमिरेल के बताए हुए इंस्ट्रक्शंस और मैसेजेस को फॉलो करते हुए काफी दूर पहाड़ों को क्रॉस करने के बाद 30 दिन 30 रातों तक नदियों में चलने के बाद और कई झंडों को क्रॉस करने के बाद फाइनली पूरे विलेज के साथ उस जमीन पर आ जाती है जिस जमीन को जेरेमिरेल ने विलेज वालों के लिए तैयार करा था। ये जमीन सपाट थी, उपजाऊ थी और यहाँ पर खेती करना बहुत ज्यादा आसान था। साथ ही यहाँ पर पानी या फिर मछलियों की भी कमी नहीं थी क्योंकि बगल में ही नदी थी। और यहाँ पर जेरेमिरेल ने कई सारी लकड़ियों को काट के भी रखा हुआ था और ये लकड़ियां इतनी सारी थी कि पूरा का पूरा गांव अपने रहने के लिए घर बना सकता था। ये पूरी जगह विलेज वालों के लिए स्वर्ग से कम नहीं थी और पूरा विलेज जेरेमिरेल की वजह से ही इस स्वर्ग के अंदर रहने वाला था। अब इसके बाद बाओबोस वापस उसी रास्ते पर जाता है जहाँ से वो चलकर इस समतल जमीन तक आए थे। वो वापस रास्ते पर जाकर उन सभी सबूतों को मिटा देता है जिनकी मदद से कोई भी या कभी भी उनकी उस समतल जमीन तक पहुंच सकता हो। और अब इसके बाद हम देखते हैं कि बाओबोस अपने दोनों बच्चों को गोद में लेकर सूरज की गर्माहट को महसूस कर रहा होता है और गर्माहट को महसूस करते हुए फ्यूचर में सब कुछ सही होने की उम्मीद करने लगता है। और अब इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सी सीजन 1 एपिसोड 2 एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि बाओबोस अपने बच्चों को लेकर जंगल में जाता है और यहाँ एक भालू उन पर हमला कर देता है। बाओबोस अपने बच्चों को बचाने के लिए भालू से लड़ता है और उसे घायल कर देता है। और अब इससे पहले कि भालू बच्चों को कुछ कर पाता वहाँ जेरेमिरेल आ जाता है जो भालू को तीर मारकर मार देता है। भालू को मारने के बाद जेरेमिरेल बाओबोस के पास आता है और उसे मैसेज वाली रस्सी के साथ एक चाबी देकर बोलता है कि तुम्हारे विलेज के पास वाले झंडे के पास एक गुफा है और उस गुफा के अंदर एक बॉक्स रखा हुआ है। उस बॉक्स के अंदर हमारे पूर्वजों का ज्ञान है। पेरिस को बोलना कि जब बच्चे 12 साल के हो जाएं या फिर समझदार हो जाएं तो तब पेरिस बच्चों को बॉक्स के अंदर रखा हुआ सामान दे दे ताकि बच्चे बॉक्स के अंदर रखे हुए ज्ञान को पढ़कर एक नई दुनिया की शुरुआत कर सकें। इतना बोलने के बाद जेरेमिरेल ये बोलकर चला जाता है कि बच्चों का नाम कोफून और हनीवा रखना। कोफून लड़के का नाम था और हनीवा लड़की का नाम। अब जैसे ही जेरेमिरेल वहाँ से जाने लगता है वैसे ही बाओबोस जेरेमिरेल का नाम पुकारकर उसे रोकने की कोशिश करने लगता है लेकिन जेरेमिरेल नहीं रुकता और वो वहाँ से चला जाता है। अब जब बाओबोस जेरेमिरेल का नाम पुकार रहा होता है तभी जंगल के अंदर गैदरबक्श भी होता है जो अपने हाथ पर लगी हुई चोट को ठीक करने के लिए जंगल के अंदर जड़ी बूटी ढूंढ रहा होता है। और अब जैसे ही गैदरबक्श को बाओबोस की आवाज में जेरेमिरेल का नाम सुनाई देता है वैसे ही वो समझ जाता है कि जेरेमिरेल बाओबोस से मिलने आया था। अब इसके बाद गैदरबक्श अपनी आंटी जो कि उसकी लवर भी थी उसके पास जाता है और उसे बताता है कि जेरेमिरेल बाओबोस से मिलने आया था और अगर जेरेमिरेल बाओबोस से मिलने आया था तो जरूर बाओबोस मागरा और पेरिस हमसे कुछ छुपा रहे हैं। अब बाओबोस मागरा पेरिस क्या छुपा रहे हैं ये जानने के लिए
गैदरबक्स की आंटी शूटरबक्स शैडो को बाओबोस, माग्रा और पेरिस पर नजर रखने का काम देती है। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि किसी को भी अगर किसी पे जासूसी करवानी होती थी तो जासूसी करवाने वाला इंसान शैडो के लिए जंगल में मैसेज छोड़ देता था और फिर शैडो उस इंसान का काम कर देती थी। शैडो इतनी सफाई से छुपती थी कि कोई उसके होने को महसूस नहीं कर पाता था और ना ही कोई उसे स्मेल कर पाता था। असल में शैडो नहाने के बाद अपनी पूरी बॉडी पर पत्थर को पीसकर उसका लेप लगा लेती थी, जिसकी वजह से अगर कुत्ता भी शैडो को सूंघता था तो वो उसे स्टोन समझकर आगे बढ़ जाता था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि बाओबोस जेरामिराल की बताई लोकेशन पर जाकर वहां रखे बॉक्स को ले आता है और फिर बाओबोस, मार्गरा और पेरिस मिलकर उस बॉक्स के अंदर रखी बुक्स को छूने लगते हैं। अब बाओबोस और मार्गरा को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बॉक्स के अंदर ये क्या रखा हुआ है, लेकिन पेरिस जैसे ही बुक्स को छूती है वैसे ही वो उन्हें पहचान लेती है और फिर बताती है कि ये बुक्स हैं, इनमें पुराने इंसानों का ज्ञान है। मेरी दादी की दादी के पास भी इस तरीके की बुक्स हुआ करती थी, लेकिन विच फाइंडर्स ने उनकी बुक्स को पूरी तरीके से जला दिया था। मेरी दादी बताती थी कि इन बुक्स के अंदर पुराने इंसानों का ज्ञान छुपा हुआ है और ये इंसानों के काफी काम आ सकता है। अब बुक के बारे में पता चलते ही ये तीनों फैसला करते हैं कि जैसा जेरामिराल ने कहा था हम वैसा ही करेंगे। हम इन बुक्स को 12 गर्मियों तक के लिए छुपा देंगे और फिर जब बच्चे 12 साल के हो जाएंगे या समझदार हो जाएंगे तो हम उन्हें ये बुक्स दे देंगे। हालांकि माग्रा बच्चों को बुक नहीं देना चाहती थी, वो चाहती थी कि उसके बच्चे देख सकते हैं, ये किसी को कभी ना पता चले, क्योंकि जिस दिन ये बात सबको पता चल जाएगी उस दिन उसके बच्चों की जान खतरे में आ जाएगी। अब जब ये मीटिंग चल रही होती है तो तब इस मीटिंग में चुपचाप शैडो भी सारी बातें सुन लेती है और फिर वो वहां से भाग जाती है। लेकिन जब शैडो निकल रही होती है तब हम देखते हैं कि पेरिस को शैडो के होने का एहसास हो जाता है और अब जैसे ही पेरिस को शैडो के होने का एहसास होता है वैसे ही पेरिस खड़ी होती है और चुपचाप बाओबोस के हाथ पर कुछ लिखते हुए उसे ये बताती है कि इस रूम में शैडो है जिसने हमारी सारी बातें सुन ली हैं। और अब पेरिस बाओबोस को ये बताने के बाद वहां से चली जाती है और अब जैसे ही पेरिस वहां से जाती है वैसे ही बाओबोस शैडो को ढूंढने की कोशिश करने लगता है, लेकिन क्योंकि शैडो पेरिस से भी पहले वहां से निकल गई थी तो इस वजह से बाओबोस के हाथ कुछ भी नहीं लगता। अब इसके बाद हम देखते हैं कि शैडो गैदरबक्स के गले में एक मैसेज वाली रस्सी को लटकाकर चली जाती है। अब इसके बाद गैदरबक्स उस रस्सी में लिखे हुए मैसेज को पढ़ने लगता है तो हमें पता चलता है कि इस रस्सी में जो जानकारी लिखी हुई है वो शैडो ने बिल्कुल झूठ लिखी है, क्योंकि शैडो ने इस रस्सी के अंदर लिखा था कि बाओबोस, मार्गरा और पेरिस ये तीनों मिलकर सिर्फ बच्चों की परवरिश के बारे में बात कर रहे हैं। वो बस ये बात कर रहे हैं कि किस तरीके से बच्चों को क्या क्या खिलाया जाए और किस तरीके से इनकी परवरिश की जाए। अब यहाँ पर शैडो सच इसलिए नहीं बताती क्योंकि वो असल में बोलायन होती है और बोलायन बाओबोस की सपोर्टर होती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि 3 साल बीत जाते हैं और अब बाओबोस, मार्गरा और पेरिस इन तीनों को ही ये कंफर्म हो गया था कि बाओबोस और मार्गरा के बच्चे देख सकते हैं। हालांकि ये बात इन तीनों को पहले से ही पता थी, लेकिन अभी तक इन्हें बात कंफर्म नहीं हुई थी। लेकिन जैसे ही बच्चे 3 साल के होते हैं वैसे ही मार्गरा बच्चों से कुछ टास्क कंप्लीट करवाती है, जैसे कि मार्गरा एक बोर्ड को फर्श पर रख देती है और फिर उसके बाद बच्चों से बोलती है कि इस बोर्ड को उठा के पेरिस के हाथ में रखो, और बच्चे बिना प्रॉब्लम के काम कर भी देते हैं और इसी टेस्ट से इन्हें कंफर्म हो जाता है कि बच्चे देख सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसी तरह बच्चों को पालते पोसते और उनकी सच्चाई छुपाते छुपाते 9 साल और बीत जाते हैं और अब बच्चे 12 साल के हो जाते हैं। और अब जैसे ही बच्चों का 12th बर्थडे आता है वैसे ही पेरिस मार्गरा से बोलती है कि मार्गरा समय आ गया है, हमें बच्चों को बुक देनी चाहिए। लेकिन क्योंकि मार्गरा अपने बच्चों को किसी भी तरीके की मुसीबत में नहीं डालना चाहती थी तो इसलिए वो पेरिस को साफ साफ बोल देती है कि पेरिस बच्चों को बुक के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाएगा और न ही उनके असली पिता के बारे में कोई बात बताई जाएगी। लेकिन क्योंकि पेरिस ये बात जानती थी कि बच्चों का बुक पढ़ना जरूरी है ताकि वो बच्चे आगे चल के नई दुनिया की शुरुआत कर सकें, तो इसलिए पेरिस बच्चों को अपने पास बुलाकर उन्हें उनके असली पिता जेरामिराल के बारे में बताते हुए उन्हें पढ़ना सीखने के लिए ABCD वाली बुक देती है और साथ ही देती है कुछ इंस्ट्रक्शंस वाली रस्सियां, जिन रस्सियों की गांठ से बच्चे ये समझ सकते थे कि इन बुक्स को पढ़ा कैसे जा सकता है और इन बुक्स के अंदर लिखी हुई जानकारी को किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जब पेरिस ये बात बच्चों को बता रही होती है तभी बाओबोस पेरिस के घर के बाहर खड़ा होकर ये सारी बातें सुन लेता है। और अब हम देखते हैं कि बाओबोस पेरिस की इस हरकत से बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि बाओबोस ये चाहता था कि बच्चों को जब भी सच्चाई के बारे में पता चले तो वो बाओबोस और मार्गरा की परमिशन से ही पता चले। लेकिन पेरिस ने बिना मार्गरा और बाओबोस की परमिशन के ही बच्चों को बुक्स और उनके असली पिता की सच्चाई बता दी थी। और अब हम देखते हैं कि बाओबोस पेरिस को अपने पास बुलाकर उस पर काफी गुस्सा करते हुए उसे बोलता है कि पेरिस, तुम्हें बच्चों को ये सब नहीं बताना चाहिए था, तुम्हें पता है कि मार्गरा कितना ज्यादा नाराज होगी जब उसे पता चलेगा। तो बाओबोस की बात सुनने के बाद पेरिस बाओबोस को बोलती है कि तो हम मार्गरा को ये बात बताएंगे ही नहीं। बाओबोस पेरिस की बात सुनने के बाद उसे बोलता है कि लेकिन मैं मार्गरा से झूठ नहीं बोल सकता। पेरिस जवाब में बोलती है कि आप झूठ नहीं बोल रहे, आप तो सिर्फ बात छुपा रहे हो और बात छुपाना झूठ बोलना नहीं होता। और अब बाओबोस को भी पेरिस की बात समझ आ जाती है और वो मार्गरा को इस बारे में कुछ भी नहीं बताता। अब एक तरफ तो बच्चे बुक पढ़ना सीख रहे थे, वहीं इन 12 सालों में हर रोज सुबह शाम गैदरबक्स एक एक बोतल को नदी में फेंक रहा था और वो हर बोतल के साथ एक मैसेज वाली रस्सी को भी बांधकर फेंकता था। इन रस्सियों में बाओबोस के विलेज की लोकेशन होती है और गैदरबक्स इतने सालों से इन बोतल्स को सिर्फ इसलिए नदी में फेंक रहा होता है क्योंकि वो जानता था कि एक न एक दिन इतनी सारी बोतल्स में से कोई ना कोई बोतल तो विच फाइंडर्स के हाथ जरूर लगेगी और
जिस दिन इनमें से कोई भी बोतल विच फाइंडर के हाथ लग जाएगी वैसे ही विच फाइंडर्स विलेज के अंदर आ जाएंगे और फिर वो विलेज में आकर बाबा बोस को मार देंगे, जिससे फाइनली गैदर बख्श का मकसद पूरा हो जाएगा। अब एक तरफ तो विलेज में ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ जेरामेराल और उसके बच्चों को ढूंढने के लिए तमाती जून एक एक करके अपने सामने आने वाले हर एक गांव को जलाता जा रहा था और गांव के लोगों को मारता जा रहा था। अब जहां तमाती जून जेरामेराल को ढूंढने के लिए इतनी मेहनत कर रहा था, वहीं पयान किंगडम में रानी के आसपास के लोग चाहते थे कि तमाती जून वापस आ जाए, क्योंकि डैम कमजोर हो रहा था और लोगों को लग रहा था कि क्वीन के ऊपर से भगवान की कृपा खत्म हो रही है, क्योंकि डैम जितना ज्यादा कमजोर हो रहा था उतना ज्यादा पानी का लेवल बढ़ता जा रहा था। और क्योंकि किंगडम की हालत बिगड़ रही थी तो इस वजह से भरोसा नहीं था कि कब जनता बगावत कर दे और कब जनता रानी को तख्त से उतार दे। अब जब तमाती जून क्वीन को लेटर लिखकर ये बताता है कि उन्हें जेरामेराल नहीं मिल रहा, तो तब क्वीन के लिए तमाती जून का मैसेज पढ़ने वाला आदमी लॉर्ड सक ये बोलता है कि तमाती जून वापस आना चाहता है क्योंकि उसे जेरामेराल नहीं मिल रहा, लेकिन क्योंकि तमाती जून और क्वीन के बीच 20 गर्मियों यानी कि 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था और ये कॉन्ट्रैक्ट सीक्रेट था, तो इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सिर्फ तमाती जून और क्वीन को ही पता था। और साथ ही क्वीन ये भी जानती थी कि तमाती जून पीछे हटने वालों में से नहीं है, वो एक बार जिस काम को अपने हाथ में ले लेता है वो उस काम को पूरा कर ही हटता है। तो इस वजह से क्वीन इस बात को बिलीव नहीं कर पा रही थी कि तमाती जून हार मानकर वापस आना चाहता है। और अब अपने इसी शक की वजह से जब क्वीन तमाती जून के मैसेज को अपने हाथ में लेकर पढ़ना शुरू करती है तो वो महसूस करती है कि इस बार के मैसेज में तमाती जून ने उन दोनों के बीच के सीक्रेट सिंबल को नहीं बनाया है। असल में तमाती जून जब भी क्वीन के लिए खुद मैसेज बनाता था तो वो मैसेज के बीच छोटे छोटे दिल बना दिया करता था, जिससे कि क्वीन को ये पता चल सके कि ये मैसेज तमाती जून ने खुद अपने हाथ से बनाया है। और अब क्योंकि इस बार के मैसेज के अंदर तमाती जून ने इस तरीके का कोई सिंबल नहीं बनाया था तो क्वीन समझ जाती है कि लॉर्ड सक झूठ बोल रहे हैं और ये मैसेज तमाती जून ने नहीं बल्कि किसी और ने बनाया है। और अब जैसे ही क्वीन लॉर्ड सक से पूछताछ करना शुरू करती है तो वैसे ही लॉर्ड सक बताते हैं कि तमाती जून के मैसेज के साथ छेड़छाड़ लॉर्ड कार्ने और लेडी जी ने करी है, क्योंकि वो चाहते हैं कि किंगडम के बिगड़े हुए हालातों में किंगडम की सबसे ताकतवर आर्मी किंगडम के अंदर हो ताकि क्वीन की पावर और सत्ता बचाई जा सके। अब जैसे ही क्वीन को सच पता चलता है वैसे ही क्वीन लॉर्ड सक को मार देती है। और अब लॉर्ड सक को मारने के बाद क्वीन अपनी नौकर को बुलाकर प्रेयर के नाम पर उसे अपने प्राइवेट पार्ट को चाटने के लिए बोलने लगती है। और अब हम देखते हैं कि जब नौकर क्वीन के प्राइवेट पार्ट को चाट रही होती है तो क्वीन बड़बड़ाते हुए बोलती है कि जेरामेराल तुम्हें वो दिन याद है जब तुम भी मेरे साथ इसी तरीके से प्रेयर करा करते थे? मैं बस चाहती हूँ कि तुम मेरे पास वापस आ जाओ ताकि हम मिलकर देखने वाले बच्चों को पैदा कर सकें। भले ही इसके बदले तुम मुझसे मेरे भगवान का रास्ता छोड़ने को बोलो तो भी मैं वो छोड़ दूंगी। तुम मुझसे कहोगे कि मैं अधर्म के रास्ते पर चलूं तो भी मैं चलूंगी, मैं विधर्मी बन जाऊंगी। अब यहाँ हमें समझ आता है कि क्वीन को असल में वो सब समझ आता है जो जेरामेराल को समझ आता है। क्वीन ये बात जानती है कि देख पाना कोई शैतानी शक्ति नहीं बल्कि असल में एक नॉर्मल चीज है जो कि इंसान के लिए फायदेमंद है। और ये देखने की शक्ति हमारे पूर्वजों ने सिर्फ एक वायरस की वजह से गवाई थी। जहाँ हम ये भी समझ पाते हैं कि जब जेरामेराल क्वीन के महल में काम किया करता था तो उस समय क्वीन और जेरामेराल के बीच एक रोमांटिक रिलेशनशिप भी था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि क्वीन मैसेज बदलने की हरकत को धोखाधड़ी मानकर लॉर्ड कार्ने और लेडी जी को सजा के तौर पर एक लोहे की चेन से बांधकर उस चेन में करंट फ्लो करके उन्हें जलाकर मार देती है। हालांकि मरने से ठीक पहले लॉर्ड कार्नर और लेडी जी चिल्ला चिल्लाकर अपने लोगों को ये बोलते हैं कि क्वीन भगवान नहीं है और न ही उसके पास कोई शक्ति है, वो बस पुराने इंसानों की मशीनों का इस्तेमाल कर रही है और ये डैम कमजोर पड़ता जा रहा है जिस वजह से ये डैम जल्दी टूट जाएगा और सब कुछ बह जाएगा। लेकिन क्योंकि लोग क्वीन को भगवान मानते थे तो इसलिए वो लॉर्ड कार्नर और लेडी जी की बातों में नहीं आते और न ही वो उनकी बातों पे जरा भी ध्यान देते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक तरफ तो कोफून और हनीवा बड़ी बड़ी बुकों को पढ़ना शुरू कर चुके थे, वहीं दूसरी तरफ एक लड़की को गैदर बख्श की मैसेज वाली एक बोतल मिल जाती है और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। सीजन 1 एपिसोड 3 एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि तमाती जून पयान किंगडम में वापस आ गया है क्योंकि उसकी 20 गर्मियों यानी कि 20 साल की सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। तमाती जून वापस आते ही सबसे पहले क्वीन के सामने कलेक्ट किए गए टैक्स की जानकारी रखता है। तमाती जून टैक्स के तौर पर गॉड बोन्स, अनाज और स्लेव जैसी चीजें लेकर आया था। अब टैक्स की जानकारी देने के बाद तमाती जून अपने मिशन के नाकाम होने की जिम्मेदारी लेते हुए बोलता है कि महारानी मैं जेरामेराल और उसके बच्चों को खोज नहीं पाया, लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी थी। मेरे सामने आने वाले हर एक गाँव को मैंने जलाकर रख दिया, मैंने लोगों को बुरी तरीके से मारा, उनसे हर तरीके से पूछताछ करी, मगर मुझे कोई कामयाबी नहीं मिली। और ये बात मैं जानता हूँ कि ये मेरी गलती है, लेकिन बस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरे नाकाम मिशन के लिए मुझे सबके सामने मौत की सजा ना दी जाए। आप मुझे अकेले में झरने से कूदकर मरने की इजाजत दें। क्वीन तमाती जून की बात सुनकर उससे बोलती है कि तुम्हारी 20 साल की वफादार सर्विस के बदले मैं तुम्हें अपने हिसाब से मरने की इजाजत तो दे ही सकती हूँ। जाओ, मैंने तुम्हें इजाजत दी, तुम अपनी मर्जी से अपने हिसाब से अपनी जान ले सकते हो। अब इसके बाद जैसे ही तमाती जून खुद की जान लेने के लिए डैम के किनारे
किनारे पर जाके खड़ा हो जाता है। वैसे ही क्वीन के पास वो लड़की आ जाती है जिस लड़की को पिछले एपिसोड में गैदरबक्स की मैसेज वाली बोतल मिली थी। वो लड़की क्वीन के पास आकर मैसेज वाली बोतल क्वीन को दे देती है और अब जैसे ही क्वीन को वो बोतल मिलती है वैसे ही क्वीन को जेरामिराल के बच्चों की लोकेशन मिल जाती है। लोकेशन मिलते ही क्वीन तमाती जून को जान देने से रोक लेती है और उसे जेरामिराल के बच्चों को पकड़ने के लिए भेज देती है। अब एक तरफ तो यहाँ ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हनीवा बुक्स को पढ़कर हथियार बनाने सीख रही थी। वो पुराने इंसानों के ऐसे हथियारों के बारे में जान रही थी जो पूरे के पूरे शहर को एक झटके में खत्म कर देते थे और जिन्हें बॉम्ब कहा जाता था। हनीवा की सोच काफी ज्यादा एग्रेसिव और बगावती हो चुकी थी। उसका मानना था कि अगर आप बेहतर हो, बाकी सबसे ज्यादा टैलेंटेड और ज्ञान रखते हो और बाकी सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो तो आपको अपनी पावर, अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करना चाहिए, न कि किसी विच फाइंडर से डरकर उस नॉलेज और पावर को छुपा लेना चाहिए। अब एक तरफ तो हनीवा की सोच काफी ज्यादा एग्रेसिव होती है, लेकिन वहीं कोफून की सोच काफी ज्यादा शांत थी। वो ये बात समझता था कि लोग उनकी शक्तियों को, उनके ज्ञान को कभी पसंद नहीं करेंगे और फिर इसी वजह से उन दोनों बहन भाइयों की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो इसलिए अभी अपने ज्ञान और अपनी शक्ति को जितना ज्यादा छुपा के रखा जाए उतना ज्यादा सही होगा। इन शॉर्ट हनीवा एक वॉरियर की तरह सोचती थी और उसका नेचर बिल्कुल आग की तरह था। वहीं कोफून काफी समझदार इंसान की तरह सोचता था और वो नदी की तरह था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि विलेज के लोग काफी टाइम से बाहरी दुनिया के कांटेक्ट में नहीं थे, तो इस वजह से वो एक दूसरे के साथ ही रिलेशनशिप में थे और एक दूसरों से ही शादी कर रहे थे, जिस वजह से उन लोगों का खून खराब हो रहा था। और उनके खून खराब होने की वजह से ही विलेज के अंदर जो भी बच्चा पैदा हो रहा था वो या तो जेनेटिकली डिफेक्टेड पैदा हो रहा था या फिर पैदा होते ही मर रहा था। और साथ ही विलेज के लोग चाहकर भी अपनी काबिलियत और अपने हुनर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे और ना ही वो बाहरी लोगों के साथ बिजनेस कर सकते थे और ना ही बीमार पड़ने पर उन्हें बाहरी दुनिया से दवाई लाने की इजाजत थी। और इन्हीं सब प्रॉब्लम्स की वजह से लोग धीरे धीरे बाओबोस के खिलाफ होते जा रहे थे। और अब इससे पहले कि लोग विलेज छोड़ के जाने लगे या फिर बाओबोस के खिलाफ बगावत कर दें, उससे पहले ही द ड्रीमर बाओबोस को समझाते हुए बोलती है कि बाओबोस, पूरा गांव सिर्फ आपके बच्चों को जिंदा रखने के लिए, आपके बच्चों को सेफ रखने के लिए ज्यादा देर तक तकलीफ नहीं झेलेगा। तो इससे पहले कि लोग खुद गांव छोड़कर जाने लगे उससे पहले आप लोगों को अपने साथ फेस्टिवल में लेकर जाओ ताकि विलेज के अंदर नया खून आ सके, जिससे कि विलेज में पैदा होने वाले बच्चे जिंदा बच सके। एक्चुअली इस समय में हर साल एक इवेंट होता है जिसे फेस्टिवल कहते हैं। फेस्टिवल में अलग अलग विलेज के लोग आपस में मिलते हैं। लड़के फेस्टिवल के अंदर शादियां करते हैं, लड़कियां फेस्टिवल में इलू इलू करके बच्चे पैदा करने के लिए प्रेग्नेंट होती हैं। और ये सब इसलिए करा जाता है ताकि सभी विलेज के जेनेटिक्स ठीक रहें और सभी विलेज के अंदर पैदा होने वाले बच्चे मरे ना और तंदुरुस्त पैदा हों। अब बाओबोस द ड्रीमर की बात को मानते हुए अपने बच्चों को विलेज में छोड़कर विलेज के जवान लड़के लड़कियों को साथ लेकर फेस्टिवल में जाता है और यहाँ पर विलेज के लड़के दूसरे विलेज की लड़कियों से शादियां करते हैं और बाबा बोस के विलेज की लड़कियां दूसरे विलेज के लड़कों के साथ इलू इलू करके प्रेग्नेंट होती हैं। अब जब ये सब हो रहा था तब कुफून और हनीवा भी चुपचाप अपने माँ बाप के पीछे पीछे उनका पीछा करते करते फेस्टिवल की तरफ बढ़ने लगते हैं। और जब ये दोनों फेस्टिवल की तरफ बढ़ रहे होते हैं तब रास्ते में इन दोनों को वो जगह दिखती है जहाँ से पुराने इंसानों ने स्पेसशिप लॉन्च करा था और वो मून पर गए थे। अब जैसे ही कुफून और हनीवा फेस्टिवल के अंदर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ के लोकल लोग अपने प्रीस्ट के कहने पर कुछ लोगों को लकड़ियों से बांधकर जला रहे होते हैं। असल में जलने वाले लोगों को इसलिए जलाया जा रहा था क्योंकि लोकल विलेज के प्रीस्ट ने विलेज के लोगों को कहा था कि जलने वाले लोगों के पास देखने की शैतानी शक्ति है, जबकि असल में ऐसा कुछ भी नहीं था। जो लोग जल रहे थे वो पूरी तरीके से अंधे थे। और अब हमें यहाँ समझ आता है कि तमाती जून ने जेरामिराल और उसके बच्चों को ढूंढने के चक्कर में सब जगह अपना इतना आतंक फैला दिया है कि अब लोग देखने वाले लोगों से इतना डरते हैं कि वो सच या झूठ को जानना ही नहीं चाहते। वो बस देखने वाले लोगों को खुद से और इस दुनिया से दूर रखना चाहते हैं और इसी वजह से वो हर अंधविश्वास पर यकीन करके किसी को भी मारने से पीछे नहीं हट रहे थे। अब कुफून जलते हुए लोगों को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है, उसका मन बेचैन हो जाता है और वो वहां से भागकर थोड़ी दूर पर जाकर उल्टियां करने लगता है। और अब जब वो उल्टियां कर रहा होता है तभी वहां पर स्लेवर्स आ जाते हैं। स्लेवर्स उन लोगों को कहा जाता है जो लोगों को किडनैप करके उन्हें बेचते हैं एज अ स्लेव। और अब स्लेवर्स कुफून को पकड़कर उसे बेचने के लिए अपने साथ ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हनीवा फेस्टिवल में पहली बार रोमांस क्या होता है ये देखती है और वो ये चीज इसलिए देख पाती है क्योंकि हर कोई वहाँ ओपनली ही रोमांस कर रहा था सबके सामने। और सब ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि सब अंधे थे तो किसी को कुछ भी नहीं दिख रहा था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सुबह होते ही सबको पता चलता है कि स्लेवर्स ने कुफून के साथ साथ लोकल विलेज के सभी बच्चों को किडनैप कर लिया है। और अब जैसे ही हनीवा को ये बात पता चलती है कि उसका भाई गायब है और उसे स्लेवर्स ने किडनैप कर लिया है, तो वैसे ही हनीवा अपने माँ बाप के पास जाकर उन्हें सारी बातें बता देती है और उनसे कुफून को बचाने के लिए बोलती है। और अब जैसे ही बाओबोस को कुफून के स्लेवर्स के कंट्रोल में होने की बात पता चलती है, वैसे ही हनीवा, बाओबोस, मागरा और पेरिस कुफून को स्लेवर्स से आजाद कराने के लिए उस रास्ते पर चलने लगते हैं जिस रास्ते से स्लेवर्स होकर गए थे। अब क्योंकि हनीवा देख सकती थी तो इसीलिए उसे रास्ते में आग का धुआं दिखाई देता है। और अब जैसे ही ये चारों आग के धुएं के पास पहुंचते हैं तो वैसे ही हनीवा को एक कार के डोर पर कुफून का हेल्प का मैसेज दिखाई देता है। और अब मैसेज देखने के बाद हनीवा सबको बोलती है कि कुफून ने हमारे लिए यहाँ पर मैसेज लिखा है और हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। अब जैसे ही मागरा लिखने की बात सुनती है तो वो पूछती है कि तुमने लिखना पढ़ना कहाँ से सीखा और तुम्हें शब्दों के बारे में कैसे पता है।
और अब यहाँ फाइनली हनीवा मागरा को सच बताते हुए बोलती है कि वो और उसका भाई बॉक्स के अंदर की रखी हुई बुक्स को काफी टाइम से पढ़ रहे हैं और साथ ही उन्हें उनके असली पिता के बारे में भी पता है। अब ये बात पता चलते ही मागरा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, मगर क्योंकि अभी मागरा का बच्चा मुसीबत में था तो इसलिए वो चुपचाप कुफून को ढूंढने के लिए बोलती है। अब हम देखते हैं कि जब ये चारों कुफून के बताए रास्ते पर चलते हैं तो ये चलते चलते पुराने इंसानों के बर्बाद हो चुके शहर में पहुंच जाते हैं। और अब जैसे ही बाओ बोस को ये बात पता चलती है कि वो चलते चलते पुराने इंसानों के बर्बाद हो चुके शहर में पहुंच गए हैं, तो वैसे ही उसे ये बात कंफर्म हो जाती है कि कुफून्स को स्लेवर्स ही पकड़ कर लेकर गए हैं, क्योंकि पुराने इंसानों का बर्बाद हो चुका शहर स्लेवर्स का अड्डा है। और अब जैसे ही हनीवा अपने डैड की ये सारी बातें सुनती है तो वो उनसे पूछती है कि पापा आपको कैसे पता कि ये स्लेवर्स का अड्डा है। हनीवा के सवाल करने पर फाइनली बाओ बोस विलेज में आने से पहले की अपनी जिंदगी के बारे में सच बताते हुए बोलता है कि मैं विलेज में आने से पहले यहीं रहता था, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं पला बड़ा हूँ, मेरे डैड और मेरे दादा दोनों ही स्लेवर्स थे और थोड़े टाइम तक मैं भी स्लेवर्स रहा था, मगर फिर मैंने ये सब कुछ छोड़ दिया और फिर मैं यहाँ से चला गया था। अब इतना बोलने के बाद बाओ बोस कुफून को बचाने के लिए स्लेवर्स के पास जाने लगता है तो हनीवा उससे बोलती है कि डैड मैं भी आपके साथ आकर आपकी मदद करना चाहती हूँ। बाओ बोस हनीवा को साथ चलने से मना करते हुए बोलता है कि बेटा तुम मेरे साथ अंदर नहीं जाओगी, क्योंकि स्लेवर्स पर हमला करते समय मैं जो बन जाऊंगा, मैं जितना खतरनाक हो जाऊंगा वो तुम देख नहीं पाओगी, तो इसलिए यहीं रुको। और अब इतना बोलने के बाद बाओ बोस स्लेवर्स के अड्डे के अंदर घुस जाता है। और अब हम देखते हैं कि बाओ बोस अड्डे के अंदर घुसने के बाद एक एक करके सभी स्लेवर्स को मारकर स्लेवर्स के बॉस के सामने पहुंच जाता है, जिसका नाम वेच होता है। और वेच बाओ बोस का पुराना दुश्मन होता है। और अब हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच एक तगड़ी लड़ाई होती है जिसमें वेच मारा जाता है। वेच के मरने के बाद वेच का एक घायल आदमी वहां से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जैसे ही वो आदमी भागने की कोशिश करने लगता है वैसे ही हनीवा अपने तीर कमान से उस आदमी को तीर मार देती है और इस आदमी के तीर लगते ही वो आदमी वहीं मर जाता है। और अब बाओ बोस समझ जाता है कि उसकी बेटी ने उसकी वो हैवानियत देख ली है जिसे वो कभी भी अपने बच्चों के सामने नहीं लाना चाहता था। और अब एक तरफ तो बाओ बोस इस बात से फिक्रमंद था कि उसकी बेटी ने उसकी हैवानियत देख ली है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इतना सारा खून खराबा देखने के बावजूद भी हनीवा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बिल्कुल शांत और नॉर्मल थी, क्योंकि उसकी सोच एक योद्धा जैसी थी। अब बच्चों को बचाने के बाद ये सारे के सारे विलेज में वापस आ जाते हैं और विलेज में आते ही हम देखते हैं कि बच्चे मागरा से बोलते हैं कि माँ इतने सालों में हमने जो भी कुछ सीखा या फिर पढ़ा उसके बाद हमें लगता है कि ये जगह हमारे लिए नहीं है, तो हमें यहाँ से जाना ही होगा। यहाँ ये बच्चे अपने असली पिता जेरामिराल के पास जाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ और भी इन्हीं के जैसे लोग होंगे जो देख सकते होंगे, पढ़े लिखे होंगे और काबिल होंगे। सिंपली ये बच्चे अब अपने स्टैंडर्ड के लोगों के साथ रहना चाहते थे, ना कि अंधे लोगों के साथ। मागरा बच्चों की बात सुनकर उन्हें बोलती है कि बच्चों जेरामिराल शुरुआत में बहुत अच्छा था, मगर पावर की भूख हमेशा अच्छाई पर हावी पड़ जाती है और जब इंसान को पावर की भूख लगती है तो इंसान अपनी अच्छाई भूल जाता है। मागरा अपने बच्चों को इतनी बात बोलने के बाद बाओ बोस से बोलती है कि बाओ बोस जाओ जाकर पेरिस को बुलाकर लेके आओ, आज मैं आप सबके सामने जेरामिराल की असलियत बताऊंगी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही बाओ बोस पेरिस को बुलाने के लिए जाता है वैसे ही रास्ते में बाओ बोस को काफी दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई देने लगती है। और अब हम देखते हैं कि फाइनली गैदरबक्श का मकसद पूरा हो रहा था। तमाती जून बोतल के मैसेज की मदद से बाओ बोस के विलेज तक पहुंच चुका था और अब यही एपिसोड खत्म हो जाता है। सी सीजन 1 एपिसोड 4 एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि तमाती जून की आर्मी बाओ बोस के विलेज पर हमला कर देती है। अब तमाती जून के हमला करने की खबर मिलते ही जहां पूरा विलेज भागने और बचने की कोशिश कर रहा था, वहीं मागरा इतनी बुरी कंडीशन में भी अपने घर के नीचे लगे पत्थरों को हटाकर उनके नीचे छुपी हुई एक पोटली को निकालकर अपने पास छुपाने में लगी हुई थी। अब तमाती जून की आर्मी के विलेज में घुसने से पहले ही बाओ बोस अपनी फैमिली पेरिस, मेटल, आर्का और बोलाइन के साथ विलेज से भाग जाता है। अब जब बाओ बोस विलेज से भाग रहा होता है तो उस समय पर गैदरबक्श लोगों को बाओ बोस की फैमिली के खिलाफ भड़काते हुए उन्हें रोकने की कोशिश करता है। अब जब गैदरबक्श ये सब कर रहा होता है तो कोफून गैदरबक्श को अपने कब्जे में लेकर उसे भी अपने साथ ले जाता है और फिर आधे रास्ते में कोफून गैदरबक्श को मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। अब हम देखते हैं कि जब बाओ बोस अपने लोगों को नदी किनारे लेकर आता है तो वहाँ पर सभी को एक बोट दिखाई देती है। ये बोट बाओ बोस ने इसलिए बनाई थी क्योंकि वो ये बात जानता था कि एक न एक दिन विच फाइंडर्स जरूर उसके विलेज तक पहुंच जाएंगे और वो समय आज आ गया था। अब एक तरफ तो बाओ बोस अपनी फैमिली और अपने साथियों के साथ बोट में बैठकर नदी के रास्ते होते हुए वहां से भाग निकलता है, वहीं दूसरी तरफ गैदरबक्श के होश में आते ही वो तमाती जून की आर्मी को उस रास्ते पर ले जाता है जिस रास्ते से बाओ बोस और उसके सभी साथी भागे थे। और अब हम देखते हैं कि तमाती जून अपनी आर्मी को थोड़ी आगे ले जाकर उन्हें नदी किनारे खड़ा कर देता है और खुद नदी के पानी की आवाज सुनने लगता है। और अब जैसे ही तमाती जून को नदी के पानी के साथ साथ लकड़ी की भी आवाज सुनाई देती है, वैसे ही तमाती जून की आर्मी बाओ बोस की बोट पर हमला कर देती है। अब इस हमले के अंदर मेटल और आर्का मारे जाते हैं और बोलायन और मार्गरा घायल हो जाती हैं, लेकिन तमाती जून के इतना हमला करने और 2 लोगों को मारने के बावजूद भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि फाइनली बाओ बोस की बोट और उसके लोग तमाती जून की पहुंच से बहुत आगे निकल जाते हैं। अब जब बाओ बोस की बोट तमाती जून से बचकर निकल जाती है तो वैसे ही हनीवा को तमाती जून के साथ गैदरबक्श भी दिखाई दे जाता है और अब हनीवा गैदरबक्श को देखते ही उसे तीर मारकर जान से मार देती है। अब एक तरफ तो बाओ बोस
बच के निकल गया था, वहीं दूसरी तरफ तमाती जून बाओबोस के विलेज के सभी लोगों को जान से मार देता है। अब हम देखते हैं कि बोट के काफी आगे जाने के बाद पेरेज कुफून को एक बुक देती है। इस बुक के अंदर जेरामेराल का आखिरी मैसेज होता है और ये मैसेज सिर्फ बच्चों के लिए था। मैसेज में लिखा था कि नदी को फॉलो करके द ग्रेट लेवेंडर रोड तक पहुंच जाना और फिर द ग्रेट लेवेंडर रोड को फॉलो करते हुए हाउस ऑफ एनलाइटमेंट तक पहुंच जाना। ये मेरा किंगडम है जहाँ पर सभी देखने वाले लोग रहते हैं। अब जब सब लोग मैसेज सुन लेते हैं तो फिर उसके बाद मागरा, जो कि अपने बच्चों को जेरामेराल के पास नहीं जाने देना चाहती, वो इसके लिए वोट करवाती है कि क्या बच्चों को जेरामेराल के पास जाना चाहिए या फिर उन्हें किसी सेफ जगह पर जाकर गुमनामी की जिंदगी जीनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि वोट होता है और 2 वोट गुमनामी की जिंदगी के जीने के सपोर्ट में पड़ते हैं। ये वोट बाओबोस और मागरा के होते हैं। वहीं जेरामेराल के पास जाने के लिए 4 वोट डलते हैं और ये 4 वोट पेरिस, बोलाइन और बच्चों ने डाले थे। और अब जेरामेराल के पास जाने के सपोर्ट में ज्यादा वोट थे, तो इसीलिए फैसला किया जाता है कि सभी लोग जेरामेराल के पास जाएंगे। अब नदी क्रॉस करने के बाद सब आराम करते हैं और कोफून को रात की पहरेदारी करने का काम दिया जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि रात होने पर कोफून कुछ पल के लिए जंगल में चला जाता है और तभी एक आदमी आकर बाओबोस और बाकी सबके हथियारों के साथ साथ मागरा की पोटली को भी चुराकर भाग जाता है। अब हम देखते हैं कि जब सुबह होने पर सबको सामान चोरी होने की खबर मिलती है तो तब सब इसलिए परेशान थे क्योंकि जंगल के अंदर हथियार चोरी हो गए थे और अब अगर किसी ने उन पर हमला कर दिया तो किसी के पास भी लड़ने के लिए कोई हथियार नहीं था। और अब हम देखते हैं कि इस बुरी कंडीशन में भी मागरा को सिर्फ अपनी पोटली की फिक्र थी और इसीलिए मागरा बाओबोस पर जोर देते हुए बोलती है कि बाओबोस, मुझे मेरी पोटली चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि उसके अंदर मेरे डैड की आखिरी निशानी थी। और अब हम देखते हैं कि जब सबको लग रहा था कि उनका सामान किसी विच फाइंडर के सोल्जर ने चोरी कर लिया है तो तभी कुफून और हनीवा को दूर पेड़ों के बीच में एक आदमी का साया दिखाई देता है। और अब ये दोनों समझ गए थे कि उनका सामान किसी विच फाइंडर के सोल्जर ने नहीं बल्कि उस आदमी ने चुराया है जो दूर पेड़ों के बीच खड़ा था। अब एक तरफ तो ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ पयान किंगडम में रॉयल काउंसिल के मेंबर्स ने क्वीन के खिलाफ बगावत कर दी थी, क्योंकि काउंसिल मेंबर ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि एक तरफ तो डैम कमजोर पड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ क्वीन किंगडम पर और अपने लोगों पर ध्यान न देकर जेरामेराल को पकड़ने के लिए किंगडम की पूरी आर्मी को तमाती जून के पास भेज रही थी। असल में क्वीन जेरामेराल से प्यार करती थी और वो उसके साथ शादी करके उसे अपने पास रखना चाहती थी और इसीलिए क्वीन ने तमाती जून को जेरामेराल को पकड़ने के ऑर्डर्स दिए थे, ना कि उसे जान से मारने के। और क्योंकि ये बात काउंसिल मेंबर्स भी अच्छे से जानते थे कि क्वीन ने किंगडम के सारे खजाने और आर्मी को सिर्फ अपने प्यार को पाने के चक्कर में पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। और अब क्योंकि काउंसिल मेंबर किंगडम को और ज्यादा बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते थे, तो इसलिए काउंसिल मेंबर्स अपने सपोर्टर्स और उन सोल्जर्स के साथ बगावत कर देते हैं जो सोल्जर्स काउंसिल मेंबर्स के वफादार थे। अब हम देखते हैं कि महल पर हमला होता देख और अपनी सत्ता को खत्म होता देख क्वीन डैम के कंट्रोल पैनल पर जाकर डैम को पूरी तरीके से बंद कर देती है। और अब डैम के बंद होते ही पानी पूरे डैम को धीरे धीरे करके तोड़ना शुरू कर देता है और यही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सीजन 1 एपिसोड 5 एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि क्वीन अपने डॉग और अपनी एक नौकरानी के साथ डैम से भाग जाती है। क्वीन के जाते ही पानी डैम को तोड़कर आसपास के इलाके को डुबा देता है और सभी लोग मारे जाते हैं। अब इसके बाद काफी आगे जाने पर क्वीन डिनर करने के लिए एक जगह पर रुकती है और यहाँ क्वीन की घोड़ा गाड़ी का ड्राइवर क्वीन के लिए खाने का इंतजाम करने लगता है। लेकिन जब ड्राइवर खाने का इंतजाम कर रहा होता है तो तभी वहाँ पर 2 शैडो आ जाती हैं जो पहले तो ड्राइवर को और फिर उसके बाद क्वीन की नौकरानी को मारकर क्वीन को बंदी बना लेती हैं और उसे सिटी ऑफ वॉर्म ले जाती हैं। इस जगह का सरदार कटर नाम का एक बिजनेसमैन होता है जो रेशम के कीड़ों से कपड़े बनाने का काम करता है और क्योंकि इस जगह पर रेशम के कीड़ों से कपड़े बनाने का काम होता है इसीलिए इस जगह का नाम सिटी ऑफ वॉर्म रखा गया है। कटर अपने रेशम के कपड़ों को पयान किंगडम के अमीर लोगों को बेचा करता था और उसने क्वीन के बारे में काफी बुरी बुरी बातें सुनी हुई थी, तो इसलिए वो क्वीन से नफरत भी करता था। हालांकि कटर खुद कोई दूध से धुला हुआ इंसान नहीं था, वो खुद कोई अच्छा इंसान नहीं था। कटर के यहाँ काम करने वाले ज्यादातर मजदूरों को क्वीन की तरह ही किडनैप करके लाया गया था। अब जब क्वीन को कटर के सामने पेश किया जाता है तो तब क्वीन कटर से बोलती है कि मैं थकी हुई हूँ, मेरे लिए गर्म पानी लेकर आओ, मेरे लिए मसाज वाली को बुलाओ और फिर मैं आराम करूंगी और उसके बाद तुमसे बात करूंगी। एक्चुअली क्वीन अभी भी अपने शाही घमंड में थी, वो सिचुएशन को समझ नहीं रही थी और इसी वजह से क्वीन को काफी मार भी पड़ती है। अब कटर क्वीन के बोलने के तरीके को देखकर समझ गया था कि वो पयान किंगडम से है और उसके सॉफ्ट हाथों को छूकर वो ये भी समझ गया था कि उसका कनेक्शन किसी अमीर परिवार से है। लेकिन कटर ये नहीं जानता था कि जिसको उसके लोग पकड़ कर लेकर आए हैं वो और कोई नहीं बल्कि पयान किंगडम की क्वीन है। और क्वीन भी अपनी असलियत नहीं बताती क्योंकि इससे पहले कि वो अपनी असलियत बता पाती उससे पहले ही कटर बातों ही बातों में क्वीन को लेकर अपने अंदर की नफरत दिखा देता है। और अब कटर अपने लोगों को ये बोलकर चला जाता है कि इसे भी काम पर लगाओ। अब एक तरफ तो एक दिन के अंदर क्वीन महारानी से मजदूर बन गई थी, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मागरा के कहने पर उसके बच्चे और उसका पति उसकी पोटली को लेने के लिए उस चोर के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं जिस चोर ने उनका सामान और पोटली चुराई थी। अब सबसे पहले हनीवा अकेले चोर के ठिकाने पर जाती है और जब हनीवा ठिकाने पर पहुंचती है तो उसे वो पोटली मिल भी जाती है। लेकिन जैसे ही हनीवा पोटली को उठाती है वैसे ही वहाँ पर एक आदमी उसके ऊपर हमला कर देता है। हमला होने की
वजह से हनीवा जोर से चिल्लाती है और अब हनीवा की आवाज सुनकर बाओबोस और कोफून भी चोर के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। और अब जैसे ही बाओबोस और कोफून चोर के ठिकाने के अंदर घुसते हैं तो वैसे ही चोर और बाओबोस के बीच लड़ाई होने लगती है। और अब इससे पहले कि बाओबोस उस चोर को मार पाता, उससे पहले ही हनीवा अपने पिता को रोकते हुए बताती है कि उस चोर के सीने पर वैसा ही निशान बना हुआ है जैसा निशान जेरामिराल के आखिरी लेटर के ऊपर बना हुआ था। और अब हमें यहाँ पता चलता है कि उस लड़के का नाम बूट है और वो भी देख सकता है और उसका पिता भी जेरामिराल ही है। अब इसके बाद बाओबोस, बच्चे और बूट वापस मागरा और पेरिस के पास आ जाते हैं। और अब हम देखते हैं कि पहले तो मागरा अपनी पोटली के अंदर के सामान को चेक करती है कि पोटली के अंदर का सामान ठीक है या फिर वो टूट गया है। और अब जब उसे तसल्ली हो जाती है कि सामान बिल्कुल ठीक है तो फिर उसके बाद वो बूट के बारे में पूछती है। मागरा के सवाल का जवाब देते हुए हनीवा बोलती है कि ये भी जेरामिराल का बच्चा है और ये भी हमारा भाई है। अब जब हनीवा बूट के बारे में बता रही होती है तो हम नोटिस कर पाते हैं कि वो बूट के सिर्फ देखने की कैपेबिलिटी की वजह से ही उसकी सभी गलतियों, उसकी चोरी करने की हरकतों को भुला देती है, क्योंकि वो ना देखने वालों को अपने से नीचा समझती थी और हर देखने वाले इंसान को अपना भाई बहन मानती थी, उन्हें ऊंचे लेवल का मानती थी और जो नहीं देख सकते थे उन्हें नीचे लेवल का मानती थी। और उसकी इसी सोच की वजह से जब से वो जेरामिराल के पास जाने के लिए सफर पर निकले हैं तब से उसने कई बार अपने पिता की बातों और फैसलों के खिलाफ बगावत करी थी। लेकिन जहाँ एक तरफ हनीवा ये सब सोच रही थी, वहीं कोफून अभी भी अपने पिता की रिस्पेक्ट करता था, क्योंकि वो ये बात जानता था और वो ये बात मानता भी था कि वो बाओबोस ही था जिसने उन्हें पाला था, पोसा था, हर चीज सिखाई थी, समझाई थी और हर मुसीबत से हर पल बचाया भी था। जेरामिराल तो उनके पैदा होने से पहले ही उन्हें छोड़कर वहां से भाग गया था। अब हम देखते हैं कि बूट अपने बारे में बताते हुए बोलता है कि जब मैं पैदा हुआ तो पूरे गांव को ये बात पता चल गई कि मैं देख सकता हूँ और इसी वजह से सबने मुझे हर पल दुख दिया, सबने हर पल मेरा मजाक उड़ाया, मेरे को परेशान किया और इसी तरीके से सब कुछ चलता रहा। लेकिन फिर एक दिन जब सबको पता चला कि विचफाइंडर उनके गांव में आने वाले हैं तो सब मुझे अकेला छोड़कर यहाँ से भाग गए। मेरे पास आप लोगों की तरह कोई परिवार नहीं था, इसी वजह से मैं चोरी चकारी करने लगा। लेकिन मैं आपके परिवार का हिस्सा बनने के लिए वो सब कुछ करूंगा जो आप कहोगे, क्योंकि मुझे एक परिवार की जरूरत है। अब मागरा बूट की बात को सुनकर बोलती है कि ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम देखने वालों की एक आर्मी बनाते हैं और मैं चाहती हूँ कि हमारी आर्मी का नया सदस्य हमारे सरदार के प्रति वफादारी की कसम खाते हुए उसके आगे झुके। और अब हम देखते हैं कि जैसा मागरा बोलती है बूट वैसा ही करता है। अब यहाँ हम नोटिस कर पाते हैं कि मागरा का एटीट्यूड पूरी तरीके से बदल गया है, वो एक लीडर की तरह बात कर रही है, ना कि एक हाउसवाइफ की तरह। अब यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि इस पूरी सीरीज के अंदर आप किसी पे भी भरोसा कर लेना, लेकिन इस बूट नाम के बंदे पर बिल्कुल भरोसा मत करना। ये इंसान हर सेकंड झूठ बोलता है, हर सेकंड अपनी बात से पलटता है और हर सेकंड अपने फायदे के लिए किसी को भी मारने के लिए और धोखा देने के लिए तुरंत तैयार खड़ा रहता है। बैक टू द स्टोरी। अब हम देखते हैं कि जब बाओबोस फिर से नदी में जाने के लिए अपनी बोट के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि नदी का पानी काफी नीचे हो गया है, जिस वजह से उसकी बोट जमीन पर आ गई है। और अब इससे पहले कि बाओबोस अपनी बोट को खिसकाकर नदी में पहुंचा पाता, उससे पहले ही वहां पर विचफाइंडर आ जाते हैं। और अब विचफाइंडर्स के आने के बाद सबसे पहले तो हनीवा, मागरा और पेरिस को एक खोखले पेड़ के अंदर छुपा देती है और फिर उसके बाद हनीवा, बाओबोस, बोलायन, कोफून और बूट मिलकर विचफाइंडर से लड़ने लगते हैं। और अब जब ये सब विचफाइंडर से लड़ रहे होते हैं तो तभी इस बीच मागरा पेरिस से अपना हाथ छुड़ाकर वहां से भाग जाती है और फिर वहां से भागकर वो तमाती जून के पास पहुंच जाती है। और अब हम देखते हैं कि मागरा तमाती जून के सामने खड़े होकर अपनी पोटली में से आवाज करने वाली एक रिंग को निकालकर पहन लेती है और फिर उसके बाद वो तमाती जून के सामने उस अंगूठी को अजीब तरीके से बजाने लगती है। मागरा के हाथ में जो अंगूठी थी, ये अंगूठी ठीक वैसी ही अंगूठी थी जैसी अंगूठी क्वीन काने के हाथ में होती थी और मागरा इस अंगूठी को ठीक उसी तरीके से बजा भी रही थी जिस तरीके से क्वीन काने बजाती थी। और अब हमें यहाँ पर यह बात पता चलती है कि मागरा और कोई नहीं बल्कि क्वीन काने की छोटी बहन है, जो सालों पहले जेरामिराल के साथ भाग गई थी। और फिर उसके बाद सबको यही बात पता चली थी कि मागरा मर चुकी है। और अब जैसे ही तमाती जून को अपनी मरी हुई प्रिंसेस वापस मिल जाती है तो वैसे ही तमाती जून और उसके सोल्जर प्रिंसेस मागरा के सामने झुक जाते हैं। और अब ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। सीजन 1 एपिसोड 6। एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि तमाती जून मागरा से पूछता है कि तुम तो मर गई थी तो फिर जिंदा कैसे हो, और जिन बच्चों को हम ढूंढ रहे हैं जो जेरामिराल के बच्चे हैं जो देख सकते हैं, वो क्या तुम्हारे बच्चे हैं? मागरा जवाब में बोलती है कि हाँ, वो देखने वाले बच्चे मेरे ही हैं और मैं मरी नहीं थी, मैं बस भाग गई थी। मागरा की बात सुनकर तमाती जून उससे पूछता है कि तुम भागी क्यों थी? मागरा तमाती जून के सवाल का जवाब देती है और हमें मागरा की आवाज के साथ पास्ट के सीन दिखाए जाते हैं। मागरा बोलती है कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। जब ज्यादातर काउंसिल मेंबर मुझे क्वीन बनाना चाहते थे और डैड ने भी मरते टाइम मेरे कान में यही कहा था कि उनके मरने के बाद मुझे रानी बनना है, तो उस समय तुमने मेरा साथ ना देकर मेरी बहन का साथ दिया और उसे क्वीन बना दिया, जबकि सब जानते थे कि मेरी बहन क्वीन बनने लायक नहीं थी। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम इस बात को अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन एक न एक दिन तुम्हें मेरी बहन की असलियत जरूर दिखाई देगी और जिस दिन ऐसा होगा उस दिन तुम अपने लिए गए फैसलों पर जरूर पछताओगे। असल में क्वीन के पिता क्वीन को नहीं बल्कि मागरा को सत्ता देना चाहते थे, लेकिन क्योंकि मागरा उस समय पर बहुत छोटी थी जब क्वीन के पिता मारे गए, तो
इसलिए क्वीन ने मौका देखकर पावर को अपने कब्जे में ले लिया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि बाओ बॉस और उसके साथी मागरा को ढूंढ रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर बूट आ जाता है, जो मागरा की खून से सनी हुई पोटली को बाओ बॉस को देकर बोलता है कि मागरा मर चुकी है, मैंने अपनी आंखों से तमाती जून को मागरा को मारते हुए देखा है। अब बूट की बातों को सुनकर हनीवा तो अपने माँ के किलर को मारना चाहती थी, मगर क्योंकि उनके आसपास बहुत सारे विच फाइंडर्स थे तो इसलिए हनीवा तमाती जून के पास नहीं पहुंच सकती थी, और इसीलिए बाओ बॉस बूट के कहने पर विच फाइंडर्स से बचने के लिए एक अंधेरी गुफा में छुपने का फैसला करता है। अब जब ये सब बूट के कहने पर उस अंधेरी गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं, जिस अंधेरी गुफा के अंदर बूट उन्हें लाना चाहता था, तो हम देखते हैं कि बूट उन सबको धोखा देकर उन्हें एक लिफ्ट के अंदर बंद करके वहां से भाग जाता है। और अब जैसे ही वो सब लिफ्ट के अंदर फंस जाते हैं, वैसे ही कुफून हनीवा पर गुस्सा करते हुए बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था कि हमें बूट पर सिर्फ इसलिए भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो देख सकता है और वो जेरामिराल का बच्चा है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुमने उस पर भरोसा करा सिर्फ इसलिए क्योंकि वो देख सकता था, और तुम्हारी जिद का नतीजा देखो, आज हम यहाँ पर फंसे हुए हैं। और अब कुफून की बातों को सुनकर हनीवा को भी अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। और अब इसके बाद हम देखते हैं कि लिफ्ट अचानक से नीचे जाने लगती है, और जैसे ही लिफ्ट नीचे पहुंचती है वैसे ही सब लोग लिफ्ट से बाहर आ जाते हैं। और अब जैसे ही ये सब लोग लिफ्ट से बाहर आते हैं, वैसे ही जमीन के अंदर रहने वाले लोग इन सभी पर हमला करके इन्हें बेहोश कर देते हैं, और फिर उसके बाद इन्हें एक जेल जैसी जगह पर बंद कर देते हैं। अब इन लोगों के वहां पर काफी देर तक कैद रहने के बाद इनसे मिलने के लिए एक औरत आती है, जो इन्हें बताती है कि वो बूट की माँ है, और बूट ने उसे भी इन्हीं लोगों की तरह ही धोखे से जमीन के नीचे भेज दिया है। और क्योंकि जो कोई भी एक बार जमीन के नीचे आ जाता है, उसे जमीन के नीचे रहने वाले लोग ऊपर नहीं जाने देते, तो इस वजह से वो आज भी यहीं पर फंसी हुई है। अब इसके बाद वो बूट के बारे में बताते हुए बोलती है कि जब विलेज के लोगों को बूट के देखने की शक्ति के बारे में पता चला, तो उन लोगों ने उसे परेशान करना शुरू करा, मारना पीटना शुरू करा। और जब एक दिन बूट की हिम्मत जवाब दे गई, तो उसने एक एक करके विलेज के उन सभी लोगों को मार दिया जिन्होंने कभी भी बूट को परेशान किया था। और अब देखते ही देखते बूट का ये खूनी खेल इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि ये खूनी खेल आखिर में तब जाकर रुकता है जब विलेज के अंदर सिर्फ बूट और मैं बचते हैं। और फिर उसने यहाँ मुझे जमीन के नीचे रहने वाले लोगों के पास भेज दिया। बूट्स ने ऐसा इसलिए करा था क्योंकि वो जानता था कि जो भी जमीन के नीचे जाता है, जमीन के नीचे रहने वाले लोग उसे कभी बाहर नहीं आने देते। जमीन के नीचे रहने वाले लोग कभी भी ऊपर इसलिए नहीं आते क्योंकि वो ये बात जानते हैं कि जैसे ही वो ऊपर आएंगे वैसे ही एक न एक दिन विच फाइंडर्स उन्हें मार देंगे। अब इसके बाद बूट की माँ आगे बोलती है कि मैं आपको यहाँ से निकाल सकती हूँ, लेकिन इसके बदले मैं चाहती हूँ कि आप में से कोई एक बूट को जान से मार दे, क्योंकि वो लड़का जिंदा रहने लायक नहीं है, वो बिल्कुल हैवान है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और अब बूट की माँ की बात सुनकर हनीवा बूट की माँ को भरोसा दिलाती है और बोलती है कि मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं जैसे ही यहाँ से निकलूंगी मैं वैसे ही बूट को मार दूंगी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि बूट की माँ उन सबको जेल से निकालकर लिफ्ट तक ले जाती है, और क्योंकि लिफ्ट को ऊपर पहुंचाने के लिए किसी को नीचे से लिफ्ट का लीवर झुकाकर रखना पड़ता था, तो इसलिए बाओ बॉस नीचे रहता है और बाकी सबको ऊपर पहुंचा देता है। अब जैसे ही सब ऊपर पहुंचते हैं, वैसे ही कुफून अपने डैड के लिए ऊपर वाले लीवर को झुकाकर लिफ्ट को नीचे पहुंचाने लगता है। मगर एक तरफ तो नीचे के लोगों ने बाओ बॉस पर हमला कर दिया था और बाओ बॉस उनसे लड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ लिफ्ट के नीचे जाते में लिफ्ट की रस्सी टूट जाती है, जिस वजह से लिफ्ट नीचे गिर जाती है। और अब हम देखते हैं कि बाओ बॉस नीचे के लोगों से लड़कर उन्हें मार देता है, और फिर उसके बाद लिफ्ट की दीवार पर चढ़कर किसी तरीके से अपने बच्चों की मदद से कई कोशिशों के बाद ऊपर आ जाता है। और फिर उसके बाद वो लोग उस अंधेरी गुफा से बाहर आकर फिर से अपने सफर की तरफ निकल पड़ते हैं। अब एक तरफ तो ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ सिटी ऑफ वॉर्म में क्वीन को मजदूरों की तरह काम भी करना पड़ रहा था और मार भी खानी पड़ रही थी। और अब काफी मार खाने के बाद जब क्वीन बाकी सारे मजदूरों के साथ सोने जाती है, तो सभी मजदूरों में से एक कोरा नाम की औरत क्वीन की चोट के लिए एक गर्म कपड़ा लेकर आती है और उसे दे देती है। और फिर कोरा क्वीन को बहला फुसलाकर उसकी लाइफ के बारे में काफी कुछ उगलवा भी लेती है। हालांकि क्वीन ये नहीं बताती कि वो पयान किंगडम की क्वीन है, और न ही वो इस बात के बारे में कोई भी जिक्र करती है कि वो किसी शाही परिवार से है। मगर क्वीन कोरा को जितना भी बताती है वो काफी था ये अंदाजा लगाने के लिए कि वो और कोई नहीं बल्कि क्वीन काने हैं। अब हम देखते हैं कि कोरा क्वीन से उगलवाई बातों को कटर के सामने जाकर बता देती है, और अब कटर सारी बातें जानने के बाद समझ जाता है कि जिसको उसके लोग पकड़ के लेकर आए हैं वो और कोई नहीं बल्कि पयान किंगडम की क्वीन काने है। और अब कटर क्वीन काने को बुलवाता है और उसके सीने के अंदर लगे एक मेटल के गोल सिक्के को ढूंढकर चाकू से उस सिक्के को निकाल लेता है। ये सिक्का पहचान होती है पयान किंगडम के रूलर की। जब भी कोई काइने डायनेस्टी के अंदर पुराना रूलर मरता है और नया रूलर पावर में आता है, तो पुराने रूलर के शरीर से इस सिक्के को निकालकर नए रूलर के सीने के ऊपर लगा दिया जाता है। और अब जैसे ही कटर को सिक्का मिल जाता है, तो वैसे ही उसे ये बात कंफर्म हो जाती है कि उसके हाथ मोटी मुर्गी लगी है। और अब हम देखते हैं कि कटर उस सिक्के के साथ फिरौती के एक मैसेज को अपनी शैडोज की मदद से तमाती जून की आर्मी तक पहुंचा देता है। कटर ने अपने मैसेज के अंदर क्वीन के बदले फिरौती मांगी थी, और उस फिरौती को उसने सिटी ऑफ वॉर्म से काफी दूर रखने को बोला था। कटर ने अपने मैसेज के अंदर सिटी ऑफ वॉर्म का जिक्र भी नहीं करा था, क्योंकि वो जानता था कि जैसे ही तमाती जून को ये बात पता चलेगी कि उसकी क्वीन कहाँ पर है, वैसे ही तमाती
तमाती जून अपनी एक बड़ी सी आर्मी लेकर आएगा और वो कटर और उसके साथियों को जान से मार देगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि बूट्स तमाती जून के ठिकाने पर पहुंच जाता है और खुद को मागरा के ग्रुप का मेंबर बताते हुए उससे मिलने की डिमांड करता है। तमाती जून बूट की बात सुनकर उसे मागरा के सामने पेश कर देता है और अब हम देखते हैं कि जैसे ही मागरा बूट को देखती है तो वैसे ही वो खुश हो जाती है और उससे अपने परिवार के बारे में पूछने लगती है। बूट मागरा के सवाल का जवाब देते हुए बोलता है कि जब तुम अपने परिवार को छोड़कर भाग रही थी तो मैंने तुम्हारा पीछा करा और फिर उसके बाद जब मैं वापस उसी जगह पहुंचा जहाँ पर तुम्हारा परिवार लड़ रहा था तो मैंने देखा कि वहाँ पर कोई भी नहीं था, वो लोग वहाँ से जा चुके थे। मैंने उन्हें ढूंढने की कई बार कोशिश भी करी लेकिन मुझे कोई नहीं मिला। और अब हम देखते हैं कि मागरा पहले तो बूट की बातों पर यकीन नहीं करती, मगर फिर बूट मागरा को बोलता है कि अगर तुम्हें लगता है कि मैंने उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं करी तो मैं फिर से जाकर उन्हें ढूंढने की कोशिश कर सकता हूँ। और अब जैसे ही मागरा बूट की ये बात सुनती है वैसे ही उसे बूट की बातों पर यकीन हो जाता है। और अब हम देखते हैं कि बूट मागरा को अपने झांसे में लेते हुए उसे भी तमाती जून की आर्मी में काम दिलवाने की बात बोलता है। अब इससे पहले कि मागरा बूट को लेकर कोई फैसला कर पाती उससे पहले ही वहाँ पर चहल पहल बढ़ जाती है। और अब बढ़ते हुए शोर को सुनकर मागरा तमाती जून के पास जाती है और तमाती जून मागरा को फिरौती वाले मैसेज के साथ क्वीन के सिक्कों को देते हुए बोलता है कि किसी ने हमारी क्वीन को अगवा कर लिया है और उसने क्वीन को छोड़ने के बदले फिरौती मांगी है। अब जब मागरा कटर के मैसेज को पढ़ रही होती है तो तभी बूट मागरा से बोलता है कि मुझे अपनी आर्मी में ले लो, मैं बता सकता हूँ कि तुम्हारी बहन कहाँ पर है, क्योंकि जिन्होंने तुम्हारी बहन को किडनैप किया है उन्होंने अपनी शैडोज को मैसेज देने के लिए भेजा है और वो शैडोज अभी भी यहीं पर हैं और मैं उन्हें देख सकता हूँ। तो अगर तुम मुझे आर्मी में लेती हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। और अब इसी ऑफर के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सीजन 1 एपिसोड 7 एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि तमाती जून ने कटर की एक शैडो को मार दिया है और दूसरी शैडो को टॉर्चर करके ये पता कर लिया था कि क्वीन कहाँ पर है। अब जैसे ही क्वीन की लोकेशन मिलती है वैसे ही मागरा, बूट्स और कुछ सोल्जर्स तमाती जून के साथ सिटी ऑफ वॉर्म पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही ये लोग सिटी ऑफ वॉर्म पहुंचते हैं वैसे ही सबसे पहले बूट कटर की फैक्ट्री के आसपास जाकर देख के आता है कि वहाँ पर कटर के कितने सोल्जर्स हैं और कितने वर्कर्स हैं। और अब जब बूट ये सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके तमाती जून को बता देता है तो फिर उसके बाद तमाती जून अकेले ही जाकर कटर के चारों सोल्जर्स को मार देता है। और अब जब तमाती जून कटर की फैक्ट्री में उसके सोल्जर्स को मार रहा होता है तभी कटर की एक वर्कर को ये बात पता चल जाती है कि वहाँ पर कोई आदमी है जो सोल्जर्स को मार रहा है। और अब जैसे ही उस वर्कर को ये बात पता चलती है कि वहाँ पर कोई घुसपैठिया है वैसे ही वो वर्कर शोर मचाने लग जाती है। और अब जैसे ही कटर उस वर्कर की आवाज सुनता है वैसे ही कटर को अंदाजा लग जाता है कि क्वीन की आर्मी उसकी फैक्ट्री में आ चुकी है। और अब इससे पहले कि कटर वहाँ से भाग पाता या फिर कुछ कर पाता उससे पहले ही क्वीन कटर का गला दबाकर उसे मार देती है। और अब इसके बाद हम देखते हैं कि तमाती जून क्वीन को आजाद कर देता है। और अब क्वीन को आजाद करवाने के बाद तमाती जून क्वीन की छोटी बहन से क्वीन को मिलवाता है। और अब हम देखते हैं कि क्वीन अपनी छोटी बहन से मिलकर खुश थी और फिर क्वीन मागरा और तमाती जून को ये बता देती है कि किंजुआ में मेरे खिलाफ बगावत हुई थी और फिर मैंने बगावत को कुचलने के लिए डैम को बंद कर दिया जिसकी वजह से आसपास के सभी लोग मारे गए। और अब जैसे ही तमाती जून को ये बात पता चलती है कि उसके पयान किंगडम के सभी सोल्जर्स को क्वीन ने डुबोकर मार दिया है और साथ ही जो सोल्जर्स अभी उसके साथ हैं उनके परिवारों को भी क्वीन ने डुबोकर मार दिया है, तो वैसे ही तमाती जून क्वीन पर गुस्सा होते हुए बोलता है कि आपने सबको मार दिया, अब आप मुझे ये बताओ कि जब मेरे सोल्जर्स घर वापस जाएंगे तो वहाँ उनका इंतजार कौन कर रहा होगा? कोई भी नहीं। आपने तो मेरे सोल्जर्स की हिम्मत ही कुचल दी। मेरे सभी सोल्जर्स इस उम्मीद में मेरे साथ लड़ते हैं कि एक दिन जब हम घर वापस जाएंगे तो उन्हें घर जाने पर बहुत सारी दौलत, सम्मान मिलेगा और साथ ही उन्हें जिंदगी भर उनके परिवार के साथ खुशहाली से जीने का मौका मिलेगा। लेकिन अब मैं उन लोगों को क्या जवाब दूं? क्वीन तमाती जून की बात सुनकर उस पर गुस्सा होते हुए बोलती है कि तमाती जून, वो तुम्हारे लोग नहीं हैं, वो मेरे लोग हैं। मैं उनकी रानी हूँ, मैं उन्हें जहाँ लेकर जाऊंगी वो वहाँ मेरे साथ जाएंगे। और रही बात सोल्जर्स के परिवारों की, तो बोल देना ईश्वर पापियों से बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे, तो इसी वजह से उन्होंने अपना प्रकोप दिखाया और सबको डुबो दिया और सिर्फ मैं जिंदा रह गई क्योंकि सिर्फ मैं ही पवित्र थी। अब एक तरफ तो ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाओबोस, उसके बच्चे पेरिस और बोलायन जेरामिराल के बताए रास्ते पर चलते चलते पहले तो पर्पल कलर के फ्लावर्स की रॉ को फॉलो करते हुए एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां इंसानों को बुरी तरीके से मारकर टांगा हुआ था। और अब जब ये लोग यहाँ पहुंचते हैं तो यहाँ पर इन्हें जेरामिराल का एक मैसेज मिलता है जिससे इन्हें ये बात कंफर्म हो जाती है कि वो सही रास्ते पर जा रहे हैं। अब यहाँ कुफून इतनी सारी लाशों को बुरी तरीके से मरा हुआ और टंगा हुआ देखकर परेशान हो जाता है। और अब जेरामिराल की इस हैवानियत को देखने के बाद कुफून का कहीं न कहीं जेरामिराल के ऊपर से भरोसा खत्म होता जा रहा था, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार जेरामिराल इतना हैवान कैसे हो सकता है जबकि वो एक नई दुनिया बनाना चाहता है। और अब इतने सारे सवालों के बावजूद भी कुफून सबके कहने पर आगे बढ़ता रहता है। और अब काफी दूर चलने के बाद हम देखते हैं कि ये सब लोग दो चट्टानों के बीच बने एक रास्ते पर पहुंच जाते हैं। इस रास्ते पर काफी सारे अंधे सैनिक थे जो आवाज सुनकर तीरों से हमला करते थे। और अब हम देखते हैं कि बाओबोस इन अंधे सैनिकों को देखकर चुपके से एक सैनिक पर हमला करके उसे
मार देता है। और अब जैसे ही वो सैनिक मर जाता है वैसे ही बोलायन जो कि शैडो भी थी वो चुपचाप उस सैनिक के पास जाती है और सैनिक के पास रखी तलवार और तीर धनुष को उठाकर वापस बाओ बोस की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन जब वो बाओ बोस की तरफ बढ़ रही होती है तभी कुछ तीर नीचे गिर जाते हैं और अब जैसे ही वो तीर नीचे गिरते हैं वैसे ही अंधे सैनिक बोलायन पर हमला कर देते हैं और इस हमले के अंदर बोलायन की जांघ घायल हो जाती है। हालांकि इससे पहले कि अंधे सैनिक बोलायन को मार पाते उससे पहले ही अंधे सैनिकों का सरदार वहां आ जाता है और वो अपने लोगों को हमला करने से रोक देता है। और अब हमला रुकवाने के बाद वो सरदार बाओ बोस और उसके साथियों से बोलता है कि इस रास्ते पर सिर्फ जेरामिराल के बच्चे ही आगे बढ़ सकते हैं, बाकी सभी लोगों को वापस जाना होगा और यही जेरामिराल का इकलौता और आखिरी आदेश है। तो अगर जेरामिराल के बच्चों के अलावा कोई और आगे बढ़ता है तो मेरे लोग उसको जान से मार देंगे। और अब हम देखते हैं कि बाओ बोस और उसके साथी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि वो ये बात समझ गए थे कि बिछड़ने का समय आ गया है। फाइनली जिन बच्चों को बाओ बोस ने हर पल अपने सीने से लगा कर रखा, उन्हें प्रोटेक्ट किया, सब कुछ सिखाया, समझाया और अपना सारा प्यार उन बच्चों पर लुटा दिया। जब से वो बच्चे पैदा हुए तब से बाओ बोस ने उन्हें ही अपनी दुनिया बना लिया। अब वही बच्चे फाइनली बाओ बोस से अलग हो रहे थे, वो उससे दूर हो रहे थे। लेकिन बाओ बोस भी ये बात समझता था कि एक न एक दिन तो बच्चों को अकेले जीना ही होगा, उन्हें इस दुनिया के अंदर खुद को प्रोटेक्ट करना सीखना ही होगा। और अब फाइनली बाओ बोस अपने बच्चों को ये बोलकर विदा कर देता है कि मेरे बच्चों, भले ही मैं बाकी सबकी तरह अंधा सही, मगर मैं तुम्हें देख पाता हूँ। जब से तुम पैदा हुए हो तब से तुम ही लोग मेरी दुनिया हो और जब से तुम पैदा हुए हो तब से मैंने अंधे होने के बावजूद भी तुम्हें हर पल देखा है और मैं तुम्हें देखना कभी भी नहीं छोड़ूंगा। अब बाओ बोस की ये बातें सुनकर कोफून बहुत ज्यादा इमोशनल होकर अपने पिता को गले लगा लेता है और गले लगाने के बाद कोफून बोलता है कि पिताजी, आप ही मेरे असली पिता हो और हमेशा रहोगे। और अब काफी इमोशनल बातचीत के बाद फाइनली बाओ बोस, पेरिस और बोलायन वापस चले जाते हैं। वहीं कोफून और हनीवा आगे बढ़ने लगते हैं। और अब फाइनली जैसे ही कोफून और हनीवा एक ब्रिज पर पहुंचते हैं वैसे ही उनकी आंखों के सामने अचानक से इलेक्ट्रिसिटी पर चलने वाली लाइट जल जाती है और अब इन्हीं लाइट्स के जलने के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सीजन 1 एपिसोड 8 एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि कोफून और हनीवा अपने असली पिता जेरामिराल से मिलते हैं। जेरामिराल उन्हें गले लगाता है और फिर उसके बाद उन्हें अपने पूरे परिवार से मिलवाता है। परिवार से मिलवाने के बाद जेरामिराल उन दोनों बच्चों को खाना खिलाता है। खाना खिलाने के साथ साथ वो उन्हें चम्मच से भी खाना सिखाता है और फिर उसके बाद वो उन दोनों बच्चों को लाइब्रेरी दिखाता है, उन्हें नहाने के लिए शैम्पू देता है, ठंड से बचने के लिए हीटर देता है और उस जनरेटर को भी दिखाता है जिसको ठीक करने के लिए जेरामिराल ने सालों का समय लगा दिया था और जिस जनरेटर की मदद से उसके पूरे घर में लाइट आया करती थी। अब यहाँ जेरामिराल बच्चों को सुविधा तो दे रहा था मगर जेरामिराल के अंदर बच्चों को लेकर कोई प्यार या सॉफ्ट कॉर्नर नहीं था। इनफैक्ट जब जेरामिराल को ये बात पता चलती है कि मागरा की मौत हो गई है तो भी उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता और जेरामिराल को मागरा की मौत से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। ये बात देखकर कोफून को बहुत गुस्सा आ रहा था मगर हनीवा सब कुछ एक्सेप्ट करती जा रही थी क्योंकि उसे सिर्फ तरक्की के साथ जीना था, भले ही उसके बदले उसे कुछ भी इग्नोर क्यों ना करना पड़े और उसे अपना परिवार तक क्यों ना छोड़ना पड़े। अब अगले सीन के अंदर हम देखते हैं कि कोफून इधर उधर घूम रहा था कि तभी अचानक से उसे एक कमरे के अंदर कुछ लोग दिखाई देते हैं जो जेरामिराल से बोल रहे थे कि जो नए बच्चे आए हैं अगर वो बाओ बोस के बच्चे हैं तो वो हमें चाहिए क्योंकि हमारे जनरल ईडो बोस को बाओ बोस के बच्चे चाहिए। ईडो बोस के लोगों की बात सुनकर जेरामिराल बोलता है कि तुम लड़की को ले जा सकते हो लेकिन लड़के को नहीं। और अब ईडो बोस के लोग जेरामिराल की बात को मान जाते हैं और अब जब कोफून ये सारी बातें छुपके से सुन रहा होता है तभी कोफून के पीछे से जेरामिराल का सबसे बड़ा बेटा ओलमन आ जाता है जो कोफून को वहां पर खड़ा देख उसे मुक्का मारकर बेहोश कर देता है और फिर उसके बाद उसे जेल में बंद कर देता है। अब इसके बाद जब कोफून को होश आता है तो वो देखता है कि वो जेल के अंदर बंद है और उसकी बहन को ईडो बोस के लोग ले जा रहे हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि पहले तो जेरामिराल कोफून को समझाने की कोशिश करता है कि अगर वो हनीवा को ईडो बोस को नहीं देते तो ईडो बोस अपनी आर्मी के साथ मेरे घर पर हमला कर देता और हम सबको मार देता, मगर क्योंकि हमें इस पूरी दुनिया पर राज करना है और दुनिया की सबसे बड़ी और पावरफुल मिलिट्री बनानी है ताकि हम क्वीन काने को हराकर उसे सत्ता से हटा सकें, तो इसलिए अभी मुझे कुछ चीजों पर समझौता करना पड़ेगा और इन्हीं समझौतों में से एक समझौता हनीवा है। और अब जेरामिराल के इतना समझाने के बावजूद भी कोफून नहीं समझता तो फिर जेरामिराल फाइनली अपने लोगों को गन पकड़ाकर बोलता है कि कोफून को बाहर ले जाकर गोली मार दो। अब एक तरफ तो ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाओ बोस और पेरिस बोलायन को लेकर एक कबीले में पहुंचते हैं और इन कबीले वालों से बोलायन की चोट ठीक करने के लिए मेडिसिन और आराम करने के लिए जगह मांगने लगते हैं। कबीले वाले बाओ बोस की बातों को सुनकर उससे बोलते हैं कि बाओ बोस आपके पीछे विच फाइंडर्स पड़े हुए हैं तो इसलिए हम आपको तो अपने पास नहीं रख सकते, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि इस लड़की की चोट ठीक हो जाए तो हम इसे अपने पास जरूर रख सकते हैं, हम इसका इलाज करेंगे और उसका अच्छे से ध्यान रखेंगे, लेकिन आप दोनों को यहाँ से जाना होगा क्योंकि अगर आप यहाँ से नहीं गए तो विच फाइंडर हमारे कबीले पे हमला करके हमारे कबीले का भी वही हाल करेंगे जो उन्होंने आपके विलेज का करा था। अब बाओ बोस कबीले वालों की प्रॉब्लम समझता है और फिर फैसला करता है कि बोलायन को वो कबीले वालों के पास छोड़कर पेरिस के
साथ यहाँ से चला जाएगा। और अब हम देखते हैं कि फाइनली बोलाइन भी बाओ बॉस और पेरिस से अलग हो गई थी। और अब बोलाइन से अलग होने के बाद जब बाओ बॉस और पेरिस थककर जंगल के अंदर कहीं सो रहे होते हैं, तभी अचानक से पेरिस को सोते में कुछ विजन्स दिखाई देते हैं, जिसमें उसे दिखाई देता है कि कोफून और हनीवा किसी मुसीबत में हैं। और क्योंकि पेरिस के पास फ्यूचर को महसूस करने की और मुसीबत को भांपने की पावर्स थी, तो इसलिए बाओ बॉस उसकी बातों को सीरियसली लेता है। और फिर बाओ बॉस अपने बच्चों को बचाने के लिए जेरामिराल के ठिकाने पर पहुंच जाता है। और अब इससे पहले कि जेरामिराल के लोग कोफून को मार पाते, उससे पहले ही बाओ बॉस उन दोनों सोल्जर्स को मार देता है जो कोफून को गोली मारने के लिए उसे घर से बाहर लेकर आए थे। और अब इसके बाद हम देखते हैं कि बाओ बॉस आगे बढ़ता जाता है और एक एक करके जेरामिराल के सभी साथियों को मार देता है। और अब जेरामिराल के सभी साथियों को मारने के बाद फाइनली बाओ बॉस और जेरामिराल के बीच लाइब्रेरी के अंदर एक बहुत लंबी चौड़ी लड़ाई होती है। और अब इस लड़ाई के अंदर फाइनली बाओ बॉस जीत जाता है। और अब लड़ाई जीतने के बाद बाओ बॉस जेरामिराल की आंखों को अपनी उंगलियों से फोड़कर जेरामिराल को अंधा कर देता है और फिर अपने बेटे को वहां से बचाकर ले जाता है। अब इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि कोफून, बाओ बॉस और पेरिस ईडोबोस की सिटी त्रिवेंतियन पहुंच जाता है और यहीं पर बाओ बॉस की बेटी हनीवा ईडोबोस के पास कैद होती है। अब जहां एक तरफ ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तमातीजून मागरा के सामने अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हुए बोलता है कि तुमने सही कहा था, एक न एक दिन मुझे क्वीन काने की सत्ता को सपोर्ट करने का अफसोस जरूर होगा। और आज जब मुझे ये बात पता चल रही है कि क्वीन ने मेरे सोल्जर्स के परिवारों को मार दिया है, तो आज मुझे सच में इस बात का अफसोस हो रहा है कि जब तुमने मुझसे रानी बनने के लिए सपोर्ट मांगा तो मैंने तुम्हारा सपोर्ट नहीं करा और क्वीन काने के सपोर्ट में जाके खड़ा हो गया। और देखो आज मैं अपनी इसी गलती की वजह से अपने सोल्जर्स से नजर नहीं मिला पा रहा हूँ। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि मैं अपने सोल्जर्स को सच्चाई कैसे बताऊं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि तमातीजून मागरा से बोलता है कि क्वीन मेरे कहने पर तो सत्ता नहीं छोड़ेगी, लेकिन वो तुम्हारी बहन है, शायद तुम्हारे कहने पर सत्ता छोड़ दे और तुम्हें रानी बना दे, क्योंकि एक न एक दिन तो मेरे सोल्जर्स को सच्चाई जरूर पता चलेगी। और जिस दिन मेरे सोल्जर्स को क्वीन काने की सच्चाई पता चलेगी तो तब मेरे सोल्जर्स बगावत कर देंगे और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अब मागरा तमातीजून की बातों को समझते हुए अपनी बहन क्वीन काने के पास जाकर उसे एक मैसेज देती है, जिस मैसेज के अंदर मागरा ने लिखा था कि सिचुएशन को समझो और डैमेज कंट्रोल करने के लिए अभी के लिए मुझे क्वीन बना दो। और अब जैसे ही क्वीन को ये समझ आता है कि उसकी बहन और तमातीजून दोनों मिलकर उसे पावर से हटाना चाहते हैं, तो क्वीन तमातीजून को अपने पास बुलाती है। और अब जब क्वीन, तमातीजून और मागरा आपस में बात कर रहे होते हैं, तो तभी वहाँ पर बूट्स आ जाता है जो तमातीजून को चुपके से चाकू मार देता है। और अब रही सही कसर क्वीन काने पूरी कर देती है, वो पूरे के पूरे चाकू को तमातीजून के अंदर घुसाकर उसे मार देती है। और अब तमातीजून को मरा देख मागरा बुरी तरीके से डर जाती है, क्योंकि जो मागरा को क्वीन बनने में सबसे ज्यादा मदद कर सकता था वही इंसान मारा जा चुका था। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि बूट्स ने तमातीजून को इसलिए मारा था क्योंकि क्वीन ने कोरा के जरिए बूट को ये मैसेज भिजवाया था कि अगर वो क्वीन का साथ देगा तो क्वीन उसे अपनी आर्मी का लेफ्टिनेंट बना देगी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि क्वीन काने सोल्जर्स को संबोधित करते हुए बोलती है कि तमातीजून अपनी सेवा में कामयाब नहीं रहा, वो अपनी क्वीन को सेफ नहीं रख पाया, इसीलिए उसने अपनी जान दे दी। और अब हम विच फाइंडर्स के काम को भी पूरी तरीके से बंद कर देंगे, अब आप सिर्फ रॉयल मिलिट्री के तौर पर काम करेंगे। अब यहाँ पर क्वीन काने विच फाइंडर्स को इसलिए बैन करती है क्योंकि एक तरफ तो मागरा के बच्चे देख सकते थे, वहीं क्वीन काने भी चाहती थी कि जो उसके बच्चे पैदा हों वो भी देख सकते हों, और इसी वजह से वो विच फाइंडर्स के काम को पूरी तरीके से बैन कर देती है। और अब हम देखते हैं कि मागरा सभी सोल्जर्स को लेवेंडर रोड की तरफ बढ़ने के ऑर्डर्स देती है। और अब एक तरफ तो तमातीजून जलते हुए घर में घुटनों के बल बैठा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ क्वीन और मागरा अपनी आर्मी के साथ लेवेंडर रोड की तरफ निकल पड़ते हैं। और अब एक तरफ तो क्वीन और मागरा का नया सफर शुरू हो गया था, वहीं दूसरी तरफ बाओ बॉस, कोफून और पेरिस भी नई चुनौतियों के लिए तैयार थे, उनकी तरफ बढ़ रहे थे। और अब नए सफर और नई चुनौतियों के साथ ये एपिसोड और ये सीजन खत्म हो जाता है। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मैं मिलता हूँ आपको इसी तरीके की एक और बेहतरीन वेब सीरीज के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए वी एक्सप्लेनेशन मूवी इन हिंदी।